तो दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसमें आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22। ओके सर, इसमें क्या खास बात है? देखो, पहली बात, ये लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब तक हमने क्या पढ़ लिए हैं? हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ लिया, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 पढ़ लिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हमने 11 पढ़ लिया, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। हमने 12 पढ़ लिया, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। हमने 16 पढ़ लिया, कौन सा सर? ये था बोरिंग कॉस्ट, 3, 2, 5। और ये है 6 नंबर पे एस 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, इतने ही थे एस। इंडेक्स में जाके चेक करो दीज। यस, ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, एस 1, 10, 11, 12 और 16 और 22। ठीक है, डन। उसके बाद हाँ, लीज अकाउंटिंग जिसने कर रखा है ठीक है, वरना अब भी कर सकता है। ओके चलिए आगे देखो। तो ये कुछ एएस है, ये आपके 20 नंबर के थे और मैंने यहाँ पे लाइन से इनको कवर किया है। ये लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो देखो फटाफट से इसमें क्या है। बहुत छोटा हिस्सा एक कॉन्सेप्ट लेकर चलता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थोड़ा अलग है, आपके लिए कभी सुना नहीं है। हो सकता है आपको अगेन नई नई चीजें सुनने को मिलती है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक बार में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको परेशानी ना हो। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटा सा, मतलब अगर मैं इसको समझाने के बाद, मतलब पूरा एएस करवाने के बाद मुझे कोई इसको समरी बनाने को बोले और कहूंगा एक समरी में आप समझा दूं मैं आपको, तो मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट बोलना पड़ेगा कि भैया ऐसा होता है तो ऐसा करना है, ऐसा होता है तो ऐसा करना है, दैट्स इट। इतने में क्या हो जाएगा, ये एस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब समझाने में आपको नए टर्म्स आएंगे, लेकिन है कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 मिनट का ही, सिर्फ 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। चलो देखो जरा क्या होगा। सबसे पहले बात तो इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम कमाया है तुमने, बिल्कुल सर, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट पर क्या देते हो तुम? टैक्सेस देते हो, बिल्कुल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं जी। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? टैक्सेस ऑन इनकम मतलब इनकम टैक्सेस। तो इनकम टैक्स की अपने को अकाउंटिंग कैसे करनी है? हम यहाँ कोई जीएसटी की अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं। हम यहाँ कोई और टैक्स की अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे इनकम टैक्स की अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। Okay, this standard should be applied in accounting for taxes on income. This include the determination of the amount of expense or saving related to taxes on income in respect of accounting period and the disclosure of such amount in the financial statement. सर क्या भूल गया ये? अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। भाई अगर मेरे को टैक्स पे करना है तो टैक्स खर्चा हुआ ना मेरे लिए। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स को क्या मानना है? खर्चा मानना है। टैक्स भी क्या है? एक एक्सपेंस है। अच्छा, सेविंग कैसे हो सकता है? मान लो लॉस हुआ, लॉस होगा तो क्या होगा? लॉस अगर हुआ है तो मुझे वो लॉसेस क्या करने होंगे? नेक्स्ट ईयर ले जाने होंगे। नेक्स्ट ईयर वो लॉसेस क्या होंगे? मेरे प्रॉफिट से सेट ऑफ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो करंट ईयर में टैक्स पेमेंट होगा कि टैक्स सेविंग बोलूंगा? सर टैक्स सेविंग हुआ है। क्या हुआ है? टैक्स सेविंग हुआ है। कैसे? मैं कहा देखो कैसे हुआ है। जैसे अगर आपको मान लो प्रॉफिट हुआ है ना, अगर आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के केस में देखते हैं, तब तो आप क्या करोगे? मान लो आपकी इनकम्स हैं करंट ईयर में 1 लाख रुपए की, खर्चे हैं कितने के? एक्सपेंसेस हैं मान लीजिए आपके 60,000 के। 40,000 आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया है तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स तो देना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स 30%, कितना? 12,000 हम मान लेते हैं। कितना हम? 12,000 मान लेते हैं। ठीक है जी, माना गया 30% है तो 12,000 ही होगा। 28,000 क्या हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 28,000 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो क्या ये जो टैक्स है ना, टैक्स ये वाला, ये है टैक्स एक्सपेंस। ये खर्चा है जिससे आपके प्रॉफिट्स कम हो गए, ये खर्चा है जिससे आपके प्रॉफिट्स कम हो गए। अच्छा, अगर लॉस हुआ तो? अगर लॉस हुआ तो मान लो आपकी इनकम है 1 लाख रुपए,
लेकिन आपने खर्चे कर दिए हैं यहाँ पर कितने? सर हमने खर्चे कर दिए हैं, मान लेते हैं 1,20,000 रुपए। सर इनकम से ज्यादा खर्चे कैसे हो सकते हैं? मैं कहा पैसा थोड़ी है जो कि पैसा आने से ज्यादा खर्च कैसे हो सकता है, नहीं, इनकम है। इनकम कमाई 1,00,000 की, खर्चे हो गए 1,20,000 के, हो सकता है। 20,000 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव आ गया। तो अब आप क्या करोगे? सर यहाँ पे टैक्स पे होगा क्या? नहीं, लॉस है तो टैक्स पे नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये करंट ईयर है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर मान लो आपकी इनकम है 2,00,000, आपके खर्चे हैं 1,50,000 के, तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट कमाओगे कितने का? 50,000 रुपए का। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करती है आपको? गवर्नमेंट कहती है अच्छा आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, एक काम करो, ये जो लॉसेज है ना, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो गवर्नमेंट कहती है फिर हमको ना करंट ईयर में टैक्स कितना दोगे? गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल इनकम कितना है? टैक्सेबल इनकम कितना है? तुम्हारा पीवीटी ठीक है 50,000 है, लेकिन टैक्सेबल इनकम है 50,000। करंट ईयर में पिछले साल का लॉस था, वो कैरी फॉरवर्ड किया 30,000, सॉरी 20,000। तो 30,000 क्या हो गया आपका? टैक्सेबल इनकम हो गया। तो अब टैक्स कितना देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा सर 30,000 का 30%, कितना? 9,000 रुपए। तो अगर ये लॉसेज ना होते तो आपको क्या करना पड़ता? पूरा अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? पूरे 50,000 का 30%, 50,000 का 30% कितना होता? सर 50,000 का 30% 15,000 होता। पूरे 15,000 टैक्स देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता, लेकिन अभी 9,000 ही देना पड़ रहा है। क्यों? इसकी वजह से, इस लॉस की वजह से क्या हो रहा है? टैक्स सेविंग हो रहा है। क्या हो रहा है? टैक्स सेविंग हो रहा है। तो हम बात करेंगे टैक्स एक्सपेंस की भी और टैक्स सेविंग की भी, ठीक है। चलो, का ये इंक्लूड करता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और सेविंग रिलेटेड टू टैक्सेस ऑन इनकम रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड द डिस्क्लोजर ऑफ सच अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इसका डिस्क्लोजर भी आपको देना होता है। जितना भी एएस के अंदर कभी भी डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आ जाए, देखना जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अगर उसमें आपको डिस्क्लोजर के बारे में पूछा जाए तो क्या क्या डिस्क्लोजर देना है, मतलब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग हमको नोट्स अकाउंट में क्या क्या डिस्क्लोज करना है, तो जितना भी उस एएस के अंदर आपने पढ़ा है वो सब चीजें, उनका अमाउंट, उनका फैक्ट, कंडीशन वगैरह जो नाम आता है ना, वो सब लिख देना। वो सब लिख देना, मतलब जो भी डेटा आपने उसमें यूज किए हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं तो मैंने एक्सचेंज रेट कौन कौन सा यूज किया, क्लोजिंग में एक्सचेंज रेट कौन कौन सा है, उसका इम्पैक्ट कैसा है, ट्रांजेक्शन से क्लोजिंग में जो तुम लेते हो उसका डिफरेंस किधर ट्रांसफर करते हो, पीएनएल में ट्रांसफर करते हो, एफसीटीआर में ट्रांसफर करते हो, सेम वही। मतलब डिस्क्लोजर का मतलब है जो आपने एएस में पढ़ा है ना, वो सब आपको लिख देना है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी मॉड्यूल से आप एक बार क्या कर सकते हैं, एक रीडिंग कर सकते हैं। डिस्क्लोजर का भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, थियरी का, है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। ना आगे देखो क्या होगा सर। तो सिंपली मुझे है ना, सिंपली मुझे क्या करना है सर, मुझे इस चीज पे फोकस करना है, इस टैक्स वाले अमाउंट पे मुझे क्या करना है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फोकस करना है। ओके, ठीक है जी, आ जाओ। सर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं कहा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले इसका थीम समझते हैं। इसका थीम समझते हैं। देखो मैंने कहा था समरी बहुत छोटा सा है, लेकिन थीम समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जरा देखो क्या क्या है, यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन में। सर डायरेक्ट ये क्या बात हुई? मैं कहा हाँ यही बात हुई। 5th नंबर पेज पर आते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये क्या कह रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है आपका? 30,000। इनकम टैक्स पढ़ रखा है तुमने, मैं मानता हूं कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले तुम लोगों ने क्या कर रखा होगा, अपना इनकम टैक्स का बुक है ना, टैक्सेशन का जो बुक है वो कंप्लीट कर रखा होगा, और तुमने पीजीबीपी कंप्लीट कर रखा होगा। तुमको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये तुमको आता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कि तुमको सारे प्रोविजन याद हो, थोड़े बहुत तुमको आते होंगे, तो मेरे को वो काम आएगा ना यहाँ पर। तो अगर वो नहीं पढ़ रखा है, टैक्सेशन का तुमको नॉलेज नहीं है, तो ये यस, अगर कोई पहले पढ़ रहा है तो मैं कहूंगा कि उसके बाद पढ़ना। कोई होता है ना बच्चे, जैसे पहले पूरा एफए पढ़ लेता हूँ फिर टैक्स कंप्लीट करूंगा लास्ट में, तो भैया वो पूरा पढ़ने के बाद इधर पढ़ना तुमको समझ में आएगा ये वाला चीज।
नाउ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टैक्स कितना है सर? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टैक्स है एसेट है, सॉरी 30,000। कोई एक एसेट है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000, लाइफ कितनी 5 साल। डेप्रिसिएशन एसएलएम से बोल रखा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या बोल रखा है एसएलएम से। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है डेप्रिसिएशन, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो एसएलएम है, मतलब 30,000 डिवाइड बाय 5, 30,000 डिवाइडेड बाय 5, ओके 6,000 रुपए, बिल्कुल 6,000 रुपए, रेजिडल वैल्यू दे नहीं रखा, सिंपल। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बोला कि भैया पहले साल 10,000, दूसरे साल 8, 6,000, 4,000, 2,000, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है, कि डब्ल्यूडी मेथड वो यूज करता है। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन है इतना 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 इतना, ठीक है। आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट बता रखा है कितना 50,000, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपए है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 50,000 रुपए। कैलकुलेट करंट टैक्स फॉर 5 ईयर, कैलकुलेट करंट टैक्स फॉर 5 ईयर। आपको क्या पता करना है? गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, करंट टैक्स फॉर 5 ईयर्स। करंट टैक्स मतलब क्या होगा? जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है, गवर्नमेंट कहता है जी भैया हमारे अकॉर्डिंग आपकी ये टैक्सेबल इनकम है, अकाउंटिंग इनकम से, अकाउंटिंग प्रॉफिट से मतलब नहीं है, टैक्सेबल प्रॉफिट से, टैक्सेबल इनकम इतना है आपका, और उस इनकम पे हम क्या करेंगे? आप पर टैक्स चार्ज करेंगे, आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ओके। तो टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट, ये हो जाता है करंट टैक्स। करंट टैक्स मतलब करंट ईयर की इनकम पे जो आप टैक्स देंगे, दैट इज करंट टैक्स, ओके। नाउ हुआ क्या, क्या दे रखा है सर? 50,000 अकाउंटिंग दे रखा है, बट अकाउंटिंग इनकम ये जो 50,000 है वो आपने कैसे फाइंड आउट कर रखे हैं? आपने हर साल डेप्रिसिएशन कितना क्लेम किया? 6,000 रुपए। आपने अपनी अकाउंट बुक्स में, अपने P&L के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दिखा रखा है? 6,000। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि हमारे अकॉर्डिंग पहले साल 10,000 है, दूसरे साल 8,000 है, तीसरे साल 6,000 है, चौथे साल 4,000, फिर 2,000 हम इतना अलाउ करेंगे। मतलब पहले साल हम डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं 10,000, ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं, तुमने सिर्फ 6,000 किया, हमारे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, ओके। फिर उसके बाद 8,000, मैं कहा अच्छा, फिर 6, फिर 4, फिर 2। तो अब करंट टैक्स कितना बनता है? करंट टैक्स कितना बनता है यहाँ पर? करंट टैक्स कितना बनता है, ध्यान से देखना सब। करंट टैक्स तो ऐसा है कि अकाउंटिंग इनकम मैं लिख देता हूं यहाँ पे 50,000 हर साल, हाँ हर साल 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000, हर साल सेम है, हाँ हर साल सेम है। पर एनम लिखा है 50,000 पर एनम। ना अब हमको पहुंचना है कहाँ पे? टैक्सेबल प्रॉफिट तक, टैक्सेबल इनकम तक। तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा, टैक्सेबल इनकम कितना होगा सर? सर टैक्सेबल इनकम ऐसा है कि इनकम टैक्स कहता है कि जो तुमने खर्चा माना है ना 6,000 रुपए, हम उसको नहीं मानते, हमारे अकॉर्डिंग जो खर्चा है हम तो उसी को खर्चा मानेंगे। अच्छा, तो तुमने जो अलाउ करेगा, तुमने जिस जो एक्सपेंस मानकर अपने प्रॉफिट कम कर रखे हैं उसे हम वापस डिस अलाउ करते हैं। तो ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, कि अगर तुम ये डेप्रिसिएशन लेस नहीं करते तो प्रॉफिट कितने होते। तुम्हारा जो खर्चा तुमने बुक किया, मैंने कहा ये डिसअलाउड है, ये नहीं चलेगा, हमारे अकॉर्डिंग जो अलाउड है वो लेस करो। 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। ये क्या आ गया? ये आ गया है टैक्सेबल प्रॉफिट। ये क्या आ गया है? टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा यार, यूं कहूं टैक्सेबल इनकम। तो गवर्नमेंट कहती है हम इस पर टैक्स वसूल करेंगे, हम इस पर टैक्स वसूल करेंगे। तो पहला साल 50,000 है, प्लस 6,000 है, माइनस 10,000 है। गवर्नमेंट ने कहा मेरे अकॉर्डिंग तो पहले साल का प्रॉफिट तुम्हारा 46,000। गवर्नमेंट ने कहा सेकेंड ईयर 50,000 प्लस 6,000 माइनस 8,000, 48,000। तीसरे साल 50,000, चौथे साल 52,000 और फिर 54,000। ये हमारे अकॉर्डिंग टैक्सेबल प्रॉफिट है, ओके। करंट टैक्स कितना? करंट टैक्स होगा सर टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट। करंट टैक्स क्या होगा? करंट ईयर की इनकम। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पहले साल का इनकम 46,000 और 46,000 पे गवर्नमेंट कह रही है हमारा टैक्स रेट है 30%, 13,800।
13,800। ओके जी। और सेकेंड ईयर में कितना, 48,000 इंटू 30% कितना, 14,400। 14,400। थर्ड ईयर में 50 जगह 30% 15,000। और फोर्थ ईयर में कितना, 52,000 इंटू 30% 15,600। फिर 54,000 इंटू 30% कितना, 16,200। ओके। ये गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमारे अकॉर्डिंग टैक्सेबल जो भी प्रॉफिट रहेगा उस पर हम वसूल करेंगे करंट टैक्स। ओके, क्लियर है। करंट टैक्स में कोई दिक्कत है क्या? करंट टैक्स में कोई दिक्कत है? नहीं सर, करंट टैक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं जो हम अलाउ कुछ और कर रहे हैं और इनकम टैक्स वाले कुछ और कर रहे हैं अमाउंट वाइज। या हो सकता है कि हमने अकाउंट में तो क्या करते हैं, ऐरा गहरा नतु गहरा जैसा भी खर्चा आता है लिख देते हैं, इवन प्रोविजंस वगैरह भी लिख देते हैं। कैश में तुमने बहुत सारा पेमेंट कर दिया तब भी लिख देते हैं। अकाउंट्स का क्या, अकाउंट में तो खर्चा मतलब खर्चा, मेरे पास से गया या तो वो एसेट फॉर्म में है या वो खर्चा फॉर्म में। इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, कुछ उनके दायरे हैं ना कि भैया अगर तुमने ऐसा किया तो हम इसको खर्चा नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर तुमने सिर्फ पेमेंट नहीं किया तो हम खर्चा नहीं मानेंगे। अगर तुमने सिर्फ प्रोविजन बनाया, एक्चुअल में नहीं हुआ है नुकसान या एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ है तो हम खर्चा नहीं मानेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, इस वजह से हमारे अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में फर्क भी आता है। तो टैक्सेबल इनकम गवर्नमेंट कहती है भैया जो भी हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट है ना उस पर जो टैक्स हम मांग रहे हैं वो होता है करंट टैक्स, वो होता है करंट टैक्स। अब बात आती है कि सर अकाउंट इसको कैसे एडजस्ट करें। अब बात आती है कि अकाउंट में इसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। सुनना, ये बाजू में समझाता हूं। करंट टैक्स समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए करंट टैक्स तो। अब अकाउंट बुक्स की अगर मैं बात करूं तो जरा उसके बारे में सोचना, उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। अकाउंट बुक्स, वो क्या शो कर रहा होगा, वो कह रहा होगा कि इनकम वॉट जो भी रही होगी, खर्चे व्हाट में भी जो भी रहे होंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो यहां से ले लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, और आगे जाने नहीं देगा ये मेरे को, ठीक है। तो थोड़ा और छोटा छोटा करें क्या, इसको ले जाके दिखाते हैं इसको। चलो कोई ना। हाँ जी, तो हुआ क्या सुनना, हमारे 50,000 50,000 50,000 इस तरीके से बुक्स में प्रॉफिट शो रहा होगा अकाउंट बुक्स में। अब हम यहाँ पे खर्चा कितना दिखाएं, हम यहाँ पे खर्चा कितना दिखाएं, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस कितना शो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहा भैया टैक्स एक्सपेंस है ना दो चीजों से मिलके बनता है, एक करंट टैक्स जो कि अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, और एक आता है डेफर्ड टैक्स, एक आता है डेफर्ड टैक्स, ये भी सीखेंगे। करंट टैक्स तुमने देख लिया, करंट टैक्स क्या है सर, करंट टैक्स लाइबिलिटी है, करंट टैक्स हमको पे करना है, कितना कितना, फर्स्ट ईयर 13,800, फिर 14,400, 13,800, 14,400, फिर 15,000, फिर 15,600, फिर 16,200। ओके, ठीक है जी। का टैक्स एक्सपेंस दो चीजों से मिलके बनता है, और करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। सर डेफर्ड टैक्स क्या होता है सर,
डेफर टैक्स का कॉन्सेप्ट सुनो। डेफर टैक्स क्या कहते हैं, AS 22 क्या कहते हैं कि भाई देखो, पहले साल की बात करूं, अकाउंटिंग इनकम कितना 50,000, जिस पर टैक्स की कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर टैक्स के रूल वगैरह नहीं होते तो हम 50,000 पे टैक्स दे देते ना। हाँ, हम कहते हैं हमारा करंट ईयर का इनकम 50,000 है, 50,000 पे 30%, 15,000 रुपए टैक्स दे देते। लेकिन गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है, या यूं आगे कहूं कि आगे जितने भी टैक्स कोड आएंगे उसके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, 46,000 क्या हो रहा है, टैक्सेबल प्रॉफिट। 46,000 क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट है, जिस पर टैक्स बन रहा है 13,800। अकाउंट कह रहा था 15,000, ये कह रहा है 13,800। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में अकाउंट क्या करेगा, अगेन 50,000 का 30%, 15,000। इनकम टैक्स कह रहा है नहीं, 14,400 ही दो। मैं कहा यार इनकम टैक्स तुम बहुत अच्छे हो, इनकम टैक्स तुम बहुत अच्छे हो, कम टैक्स ले रहे हो। मैं कह रहा था 15,000, तुम कह रहे हो 13,800। मैं कह रहा था 14,400, तुम कह रहे हो 15, मैं कह रहा था 15,000, तुम कह रहे हो 14,400। ओके। थर्ड ईयर 50,000, मैं कह रहा हूँ 30% 15, तुम भी कह रहे हो 15, यहाँ पे सेम होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट 50,000 पे मैं कह रहा हूँ 15,000 ले लो, तुम कह रहे हो 15,600 दो। मैं फिफ्थ ईयर में कह रहा हूँ 15,000 ले लो, तुम कह रहे हो नहीं 16,200 दो। मैंने कहा भाई पहले मैं बोल रहा था जब 15,000 ले लो तब तुम नहीं ले रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ 15,000 ले लो, तुम कह रहे हो नहीं ज्यादा दो। पहले कम ले रहे थे, अभी ज्यादा दे रहे हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ तुमने कितना लिया, 15,000 की जगह 13,800 लिया, 1,200 रुपए क्या लिए तुमने, कम लिए। यहाँ 15,000 की जगह तुमने क्या लिया, 14,400 लिए, 600 रुपए कम लिया, 600 रुपए कम लिया। ओके, यहाँ पे हम दोनों बराबर थे, ठीक है जी, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 15 ले लो, तुम क्या करो, नहीं 15,600 दो, 600 का डिफरेंस। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 15,000, तुम कह रहे हो नहीं 16,200, 1,200 का डिफरेंस। तो देखा जाए तो वो टैक्स जो पहले तुमने कम मांगा वो बाद में मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे? बिल्कुल। ये है सिंपली टाइमिंग डिफरेंस। ये क्या है, सिंपली टाइमिंग डिफरेंस है। तो हम इसको नाम देंगे 50,000 और 46,000 की डिफरेंस को बोलेंगे क्या, 4,000 का क्या, टाइमिंग डिफरेंस है। क्या बोलेंगे, टाइमिंग डिफरेंस। मेगा इस 4,000 का 30%, 1,200 रुपए, ये क्या होगा, डेफर्ड टैक्स होगा। अब डेफर्ड टैक्स क्या है, अकाउंट इसे अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, दो तरह की चीज होती है, एक तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट। तुम क्या करोगे, इसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कंसीडर करोगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट कंसीडर करोगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कि डेफर्ड टैक्स एसेट, बताओ सर। ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। क्यों, डेफर्ड, डेफर्ड मतलब एक ऐसी टैक्स लायबिलिटी जो हमें आज नहीं दे रहे। हम तो बोल रहे थे 15,000 ले लो, लेकिन गवर्नमेंट कह रही नहीं आज 13,800 दो। तो मैंने कहा भैया ये 1,200 रुपए मुझे पता है, मुझे पता है कि आज नहीं ले रहा, लेकिन आगे चल के लेगा कि नहीं लेगा, लेगा सर। तो मैं कहूंगा इसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैं इसे अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा एज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 1,200 रुपए का क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। ऐसे ही यहाँ पर 600 रुपए, मैंने कहा आज नहीं ले रहा तो क्या होगा, आगे लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। ओके, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे क्या कहूंगा, तो सर यहाँ पे अगर ज्यादा टैक्स दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को, हमारे अकॉर्डिंग 15,000 ही बनता है, तो क्या इसे एसेट बोलोगे, नहीं, ये लायबिलिटी था ना पहले, तो ये उसका रिवर्सल है। तो ये उसका रिवर्सल है, इसको बोलोगे आप रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स एसेट तो तब होता जब स्टार्टिंग में पहले ही यहाँ पे हम 15,600 का टैक्स दे रहे होते और हमारे अकॉर्डिंग अकाउंट्स बुक से अकॉर्डिंग 15,000 का बनता, और टैक्स इनकम टैक्स वाले बोलते 15,600 दो। तो वो 600 रुपए का होता, फिर हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आगे जाके सेटअप हो जाएगा, वो डेफर्ड टैक्स एसेट होता। लेकिन अभी ये कोई आगे जाके सेटअप नहीं होगा, इवन जो हमने पहले लायबिलिटी बुक कर रखा है उसका रिवर्सल हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1,200, मैंने कहा ये भी क्या है, पहले जो लाइब्रेरी बुक कर रखा था, हम स्मार्ट है, हमने पहले ही लाइब्रेरी बुक कर लिया, मेरे को पता था गवर्नमेंट आगे जाके मांगेगी, धोखा कर रही है, तो हमने कहा कि भैया ठीक है, तुमने डिटेल मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया। तो मैंने कहा जो टाइमिंग, इसको बोलेंगे क्या, टाइमिंग डिफरेंस। ये एक ऐसा डिफरेंस है 50,000 46,000 या 50,000 और 48,000, 4,000 और 2,000 ऐसा डिफरेंस है जो आगे जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा।
आगे जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, ये डिफरेंस आगे चल के क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये डिफरेंस आगे चल के क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सिंपल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे हम टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलेंगे, टाइमिंग डिफरेंस। और इस टाइमिंग डिफरेंस के लिए क्रिएट होता है डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कब लायबिलिटी अराइज होगा, कब एसेट अराइज होगा, बात करेंगे, ठीक है। कब लायबिलिटी, कब एसेट, दो चार और एग्जांपल करते हैं फिर बात करते हैं। तो समझ में आया लायबिलिटी क्यों, अभी हाँ सर, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 15,000 का टैक्स बनता है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं 13,800 दे दो। तो मैं कह रहा भैया आज नहीं ले रहा है तो कल लेगा ना, आज तुम टैक्स नहीं ले रहे हो कल जाके लोगे ना, तो मैंने डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया। ओके, तो मैं यहां पर क्या दिखाऊंगा, 1200 का पहले साल, 1200 दूसरे साल 600 का डेफर टैक्स लायबिलिटी, 1200 का डेफर टैक्स लायबिलिटी और 600 का डेफर टैक्स लायबिलिटी। ओके, डेफर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। फिर आगे चल के क्या होगा, रिवर्सल भी होगा, रिवर्सल ऑफ DTL, डेफर टैक्स लायबिलिटी। कितना कितना, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में हो रहा है 600 और 1200। तो रिवर्सल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो हमको टैक्स देना है या दे दिया, खर्चा है, लायबिलिटी क्या है, खर्चा क्या होता है, या तो पे कर दिया जाता है या लायबिलिटी फॉर्म में क्रिएट कर दिया जाता है। तो हमने खर्चा बुक किया 1200 का, बट खर्चा पे नहीं हो रहा है, बाद में देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी। कोई भी खर्चा है, जैसे मेरे को सैलरी देना है, पे कर दिया तो सैलरी टू कैश, नहीं दिया तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी जाता है कि नहीं, लायबिलिटी दिखाता हूँ कि नहीं दिखाता, सेम वैसे ही खर्चा दिखाया मैंने, प्रॉफिट्स कम कर दूंगा और एक लायबिलिटी कंसिडर कर लूंगा कि जब दूंगा तब दूंगा। यहां पर मैंने लायबिलिटी बुक किया, आगे चल के मैं क्या कर दूंगा, इस लायबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा, आगे चल के मैं क्या कर दूंगा, इस लायबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर मैंने पहले डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया और देन रिवर्सल कर दिया। अब ऐसा करने से, अब ऐसा करने से मेरा यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे शो होगा बुक्स में, सर 50,000 में से 15,000 गया, कितना 35,000, यहां पर भी 35,000, यहां पर 35,000, यहां पर भी 35,000 और यहां पर भी 35,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली सर दिखाया तो वही ना कि 50,000 का 30% लेस कर दिया गया और बाकी पीएटी दिखा दिया गया, बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि वो जो डिफरेंस आ रहा है, वो जो डिफरेंस आ रहा है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्या है। ये जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कैसा है, क्या वो टाइमिंग डिफरेंस है या वो परमानेंट डिफरेंस है। सर ये कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस मतलब ये 4,000 का डिफरेंस आया, ये 2,000 का जो डिफरेंस आया, आगे चल के 4 और 2 6,000, ये यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। बट आगे जाके अगर रिवर्स नहीं होना है तो वो होता है परमानेंट डिफरेंस। और परमानेंट डिफरेंस के लिए कोई डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कि यहां पर इनकम है, एक्सपेंसेस है, ओके, और एक्सपेंसेस में कोई एक ऐसा एक्सपेंस है जैसे कि कोई इनकम टैक्स पेनल्टी, इनकम टैक्स पेनल्टी नाम से कोई खर्चा है, ठीक है, ओके। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर इनकम मान लेते हैं 1,00,000 रुपए, खर्चे मान लेते हैं कितना 60,000 रुपए, इनकम टैक्स वालों ने पेनल्टी चार्ज किया 10,000। तो हमने पीबीटी शो किया कितने का, हमने पीबीटी शो किया है 30,000 का, 30,000 का, लेस क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंस, लेस क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंस। अब टैक्स एक्सपेंस में क्या होगा, टैक्स एक्सपेंस में लेस भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, दिखाने के लिए लेस किया, बट जो लेस करना है लेस होगा, जो खर्चा है ऑब्वियसली वो लेस होगा, और जो रिवर्सल है, ठीक है ना, टैक्स लाइबिलिटी का रिवर्सल वो ऐड हो जाएगा। ऐसे डेफर टैक्स एसेट आएगा तो उसकी भी बात करेंगे, क्या होगा, ऐड होगा कि लेस होगा। ओके, टैक्स एक्सपेंस कितना, मैं कहा भले आप यहाँ पे माइनस का साइन मत लगाओ, टैक्स एक्सपेंस
क्या क्या होता है, लेस करंट टैक्स, करंट टैक्स। अब करंट टैक्स कितना होगा, करंट टैक्स तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, बिल्कुल। करंट टैक्स के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बार इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमको टैक्सेबल प्रॉफिट देखना होता है। तो करंट टैक्स पता करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे वर्किंग देना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, वो तो पी एंडल है ना, वो तो पी एंडल है, दिस वन इज पी एंडल, दिस वन इज पी एंडल, अकाउंट बुक्स पी एंडल। ओके, करंट टैक्स की कैलकुलेशन कर देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। गवर्नमेंट कहती है देखो जी, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो पीबीटी है, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो पीबीटी है, एज पर अकाउंट बुक्स, एज पर अकाउंट बुक्स, वो है 30,000 का। अब ऐसा कोई खर्चा तुमने क्लेम किया है क्या जो डिसअलाउड है, हाँ 10,000 रुपए इनकम टैक्स पेनल्टी। गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये मैं अलाउड नहीं करने वाली। तो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर को आप क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर को एड बैक कर दोगे, कितना, 10,000 रुपए। ये लो 10,000 मैंने एड बैक कर दिया, कितना आएगा, 40,000। गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स इस पर देना है 40,000 पे। ये है टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। डिसअलाउड है, टोटली डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। और इसका इन फ्यूचर भी कभी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, इन फ्यूचर भी इस एक्सपेंस का कभी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। ओके, तो टैक्सेबल प्रॉफिट है जिसपे करंट टैक्स कितना आएगा, करंट टैक्स 40,000 का 30%, 12,000 रुपए, 12,000। तो मैंने यहां पे लिखा टैक्स एक्सपेंस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बुक किया कितने का, 12,000 का। ओके, डेफर्ड टैक्स आएगा क्या, बोलो डेफर्ड टैक्स आएगा क्या। डेफर्ड टैक्स मैंने पूछा कि ये जो 30,000 और 40,000 में डिफरेंस है, क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है, क्या आगे चल के ये इनकम टैक्स वाले कभी इस खर्चे को अलाउ करेंगे क्या, का नहीं। तो इसका मतलब ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, परमानेंट डिफरेंस है। तो इसके लिए कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आज टैक्स, मैंने ये कहूं कि देखो जी मेरा टैक्स बनता था 30,000 का, 30% 9,000, बट मैंने दे दिया है कितना, 12,000, तो मैंने आज एक्स्ट्रा दे दिया। आगे चलकर मैं टैक्स कम दे दूंगा, क्योंकि आगे चलकर इनकम टैक्स वाले इसको खर्चा मानेंगे, उस दिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा और मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा बोल सकता हूं, नहीं। तो ये क्या है, ये है परमानेंट डिफरेंस। ये खर्चे को कभी भी इनकम टैक्स वाले इन फ्यूचर कभी अलाउड करेंगे क्या, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये परमानेंट डिफरेंस की वजह से कभी भी कोई डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी केवल और केवल ऐसे डिफरेंसेस की वजह से अराइज होता है जो ओरिजिनेट होते हैं एक पीरियड में, और बाकी फ्यूचर पीरियड्स में क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स। इसके रिगार्डिंग कभी डिफरेंस, हमारे बीच का डिफरेंस कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। ये परमानेंट डिफरेंस है, टोटली डिसअलाउड है ना। इनकम टैक्स ने कहा ना आज न कल तुम्हारा हमारे घर में बिल्कुल आना मना है, मतलब हम कभी इसको खर्चा मानेंगे ही नहीं, ठीक है। एक तो हुआ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या हुआ, आज नहीं मान रहे, अब्बू आज नहीं मान रहे, कल मान जाएंगे, ठीक है ना। आज नहीं मान रहे, कल मान जाएंगे, ठीक है ना। आज या आज इसने 2,000 का खर्चा मान लिया, ठीक है ना, अलाउड, कल 4,000 2,000 का ही मान लेंगे। तो वो रिवर्स हो रहा है मामला, वो एक पर्टिकुलर आइटम के लिए क्या हो रहा है, मैं आज तुम कल, या फिर मैं कल तुम आज, ये मामला चल रहा है, ये हुआ टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन परमानेंट मतलब मैं यस तुम नो, ठीक है ना, नो, सिंपल, क्लियर। ये वाली चीज परमानेंट डिफरेंस कभी रिवर्सल नहीं होगा। तो उसके लिए वजह से कोई डेफर टैक्स हमें एडजस्ट करना ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डेफर टैक्स आएगा ही नहीं, और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 30 माइनस 12, 18,000 रुपए का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 18,000 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, डन। कोई डेफर टैक्स हमने यहाँ पे जनरेट ही नहीं किया है, क्योंकि ये परमानेंट डिफरेंस था। कुछ कुछ समझ में आया, और समझने की कोशिश करते हैं।
सिंपल, हमको क्या करना होता है, एक होता है करंट टैक्स। करंट टैक्स मतलब करंट ईयर में जो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भैया करंट ईयर की इनकम आपकी इतनी है और उस पर टैक्स दे दो, दैट इज करंट टैक्स। और डेफर टैक्स क्या होता है, एक सिर्फ एक एडजस्टमेंट होता है। डेफर टैक्स क्या होता है, एक एडजस्टमेंट होता है फॉर द टाइमिंग डिफरेंस। ऐसे आइटम्स की वजह से अराइज होता है जिसमें अकाउंटिंग और टैक्सेशन में ये डिफरेंस आ रहा है कि भैया कोई पहले अलाउड कर रहा है, कोई बाद में अलाउड कर रहा है, सिंपल। तो इस वजह से जो डिफरेंस जनरेट हुआ वो क्या होगा, टाइमिंग डिफरेंस, और उस वजह से कॉन्सेप्ट अराइज हुआ डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। ओके, डन। चलिए, मतलब वो मेरे को ऐसे ये बोलते हैं ना, ऐसा फील है वो बाहुबली को ऐसे वो लेके है ना, उसकी दादी ऐसे पानी में ऐसे दिखाते हैं ना, बस उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है। तो अब वो मूवी स्टार्ट हो रही है। अब मैंने तुमको नाम बताया कि भैया डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। चलिए, वो दो बच्चों को ऐसे लेकर हम चल रहे हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बाहुबली। चलिए, कॉन्सेप्ट नया है, थोड़ा अलग है, लेकिन एक बार अगर क्लियर हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला। चलिए, एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। सर वो कुछ नहीं पढ़ाओगे ये सब? मैं कहा पढ़ लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्वेश्चन पे फोकस करो पहले, फिर बाद में पढ़ेंगे ना ये सब चीजें, बाद में पढ़ेंगे ये सब चीजें, ठीक है। चलो, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर हम उस पर फोकस करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। डेफिनेशंस वगैरह पार्ट पे हम बाद में कंसिडर करेंगे। देखो, चलो एक और एग्जांपल, क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख रुपीज का, सीओजीएस है कितना, 4 लाख का। सर ये कौन सा एग्जांपल हुआ, 25.3 पर, 25.3 पर। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख का, सीओजीएस है 4 लाख का, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है 1,50,000 की, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट 1 लाख है, एज पर टैक्सेशन लो 1,40,000 है, टैक्स रेट 30% है, कैलकुलेट कर दो टैक्स एक्सपेंस एज पर एएस 22। टैक्स एक्सपेंस मतलब, सॉरी, टैक्स एक्सपेंस मतलब होता है करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स अगर हो तो। डेफर्ड टैक्स कब अराइज होगा सर, डेफर्ड टैक्स अराइज होता है अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस वाला आइटम हुआ तो। ओके, नाउ क्या रहेगा सॉल्यूशन, देखो जरा। टैक्स एक्सपेंस पूछे है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक पीएनएल बना देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अभी जैसे बना रहे थे हम लोग पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसमें सबसे पहले इनकम, इनकम के नाम पे क्या है सर, इनकम के नाम पे है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख का, तो मैंने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख का, 10 लाख का। ओके, लेस लेस क्या कर देते हैं, सीओजीएस, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 4 लाख का। ओके, और क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, कुछ एम्प्लॉइज को दे देते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कितना, 150 का, 1,50,000। ओके, लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। अभी हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अकाउंट्स में बनता है ना, तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, अकाउंट्स कितना खर्चा मान रहा है सर, अकाउंट्स खर्चा मान रहा है 1 लाख, ये सारे खर्चे हो गए। अकाउंट्स डेप्रीशिएशन का खर्चा कितना मान रहा है, 1 लाख रुपए एज पर अकाउंट। इनकम टैक्स वालों का बाद में, एज पर टैक्स लॉ टैक्स वाले कितना मान रहे हैं वो अलग मैटर है। हम जब हमारी बुक्स में बनाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, तो हम हमारे अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो क्या अकाउंट्स के अंदर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना, 1 लाख रुपए का। ओके, हमने हमारे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 1 लाख रुपए का।
और डेप्रीशिएशन एक ऐसा आइटम होता है, एक ऐसा आइटम होता है जिसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस अराइज होता है, आइटम ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, डेप्रिसिएशन तो लगना है, कभी पहले कोई बाद में। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, कभी कभी इनकम टैक्स वाले 100% डेप्रिसिएशन अलाउड कर देते हैं एक बार में। बट अकाउंट वाला कहेगा नहीं जी हमारे तो चलेगी ऐसे 10 साल चलेगी तो 10% चार्ज करूंगा, बट इनकम टैक्स वाले कहते हैं 1 साल। तो फर्क आ जाता है, डेप्रिसिएशन क्या हो सकता है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। तो ये एक ऐसा आइटम है जिसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस जनरेट होता है। तो हमने हमारे बुक्स में 1 लाख का दिखा दिया खर्चा, ठीक है जी। अब उसके अकॉर्डिंग पीबीटी कितना आ रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग पीबीटी आ रहा है, पीबीटी सर 10 लाख में से 4 गया 6 लाख हुआ, 6 लाख में से 150 गया और फिर 1 लाख गया, 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए का मेरा पीबीटी है। लेस क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंस। ओके, नाउ टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, एक बार लेस नहीं लिखता मैं वरना फालतू में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने लिखा टैक्स एक्सपेंस। अब टैक्स एक्सपेंस में क्या आएगा, सबसे पहले करंट टैक्स लायबिलिटी, जो गवर्नमेंट कहेगी भैया करंट ईयर की इनकम पे आपको जो टैक्स देना है दैट इज करंट टैक्स लायबिलिटी। ओके, कितना आएगा, एक्सपेंस है, पे नहीं करोगे तो लायबिलिटी हो जाएगा, पे कर दिया तो टू बैंक कर देना, सिंपल। तो एक तो करंट टैक्स लायबिलिटी, इसको हम वर्किंग नोट से पता कर देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। और क्या कोई डेफर टैक्स है, डेफर टैक्स लायबिलिटी है कि डेफर टैक्स एसेट है, डिपेंड करेगा उस पर कि ऐड करना है कि लेस करना है। डेफर टैक्स लायबिलिटी है कि डेफर टैक्स एसेट है, डिपेंड करेगा। ओके, एक ही साल है तो रिवर्सल की तो बात ही नहीं है, एक ही साल है तो रिवर्सल की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के क्वेश्चन करेंगे तब रिवर्सल की बात आएगी। अभी तो फिलहाल हम केवल 1 साल का क्वेश्चन है, केवल फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो अराइज ही होगा, या तो डेफर टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा या डेफर टैक्स एसेट अराइज होगा। अब कौन सा होगा देखते हैं, कौन सा होगा कैसे होगा सब बात करेंगे, तुम मन की सुनना, बस कॉन्सेप्ट पे मत जाओ एक बार, ठीक है, मन की सुनना। ओके, अच्छा, अभी अगर मैं वैसे दिखाऊं तुमको, कैसे, 3.5 लाख है और टैक्स रेट कितना है 30%, 3.5 लाख का 30%, 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए का क्या बनना चाहिए सर, 1,05,000 रुपए का टैक्स बनना चाहिए, 1,05,000 रुपए का क्या बन जाना चाहिए, टैक्स बन जाना चाहिए था, बिल्कुल 1,05,000 रुपए का टैक्स बन जाना चाहिए था। ओके, करंट टैक्स लायबिलिटी तुम लेस कर दो, डेफर टैक्स लायबिलिटी तुम लेस कर दोगे, डेफर टैक्स एसेट हुआ तो ऐड कर दोगे, तो 1,05,000 का टैक्स एक्सपेंस बन जाना चाहिए था। देखते हैं कैसे बनेगा सर, कैसे है, 3,50,000 का 30% देखा मैं, तो मुझे नहीं पता कितना करंट टैक्स है, कितना डेफर टैक्स है, मैं तो आज तक अकाउंट में ऐसे ही करता आया हूँ सर। 3.5 लाख का पीबीटी अगर आया तो उसका 30% टैक्स दिखाकर पीएटी कैलकुलेट कर देता हूँ, बिल्कुल। ये पता नहीं सर आज आप क्या नया सिखा रहे हो, अपना ही सिखाया हुआ बदल रहे हो। हाँ, ना वर्किंग नोट नंबर 1 देखना, वर्किंग नोट नंबर 1 करंट टैक्स के लिए देखो, करंट टैक्स के लिए तुम देखो करंट टैक्स का क्या है, करंट टैक्स लायबिलिटी कितना है सर, करंट टैक्स लायबिलिटी ऐसा है, करंट टैक्स लायबिलिटी ऐसा है कि हमको देखना पड़ेगा हमारा टैक्सेबल इनकम कितना है, पीबीटी कितना, मेगा पीबीटी है, पीबीटी अभी हाल फिलहाल के लिए है 350। तो तुम्हारा कहना है कि 3,50,000 तुम्हारे प्रॉफिट है, हाँ। बट इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भैया डेप्रीशिएशन में फर्क है, तुमने जो डेप्रीशिएशन चार्ज किया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तुम्हारा जो है वो 1 लाख का है, मैं उसको नहीं मानता। इनकम टैक्स वाला कहता है कि ये जो तुमने 1 लाख का खर्चा अलाउड किया है मैं नहीं करता, मेरे अकॉर्डिंग ये अमाउंट 1 लाख नहीं है, तो डिस अलाउड किया इनकम टैक्स ने। तो मैंने कहा अच्छा तुम क्या कितना अलाउड कर रहे हो, तो डेप्रीशिएशन एज पर टैक्स लॉस, उसने कहा 1,40, मैं 1,40 अलाउड कर रहा हूँ। मैं कहा अच्छा, आज तुम ज्यादा डेप्रीशिएशन अलाउड कर रहे हो लेकिन इन फ्यूचर कम अलाउड करोगे, हाँ करूंगा, लेकिन आज 1,40 कर रहा हूँ फिलहाल, फिलहाल आज के लिए ज्यादा डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहा हूं एज पर इनकम टैक्स।
ओके, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम कितना, तुम्हारे अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम कितना? तो मैंने कहा 3,50,000 प्लस 1,00,000 माइनस 1,40,000, 3,10,000 रुपए, 3,10,000 रुपए टैक्सेबल इनकम। तो करंट टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा सर? करंट टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा? करंट टैक्स कितना आएगा? 3,10,000 का 30%। गवर्नमेंट कहेगी हमको 3,10,000 का 30% दे ही दो, कितना? 93,000। नहीं चाहिए हमको 3.5 लाख का 30%, हमको 3,10,000 का दे दो, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन 1,40,000 है। अच्छा, तो 93,000 करंट टैक्स लायबिलिटी बनता है। करंट टैक्स, करंट टैक्स मतलब करंट ईयर में इनकम टैक्स वाले कितना इनकम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो इनकम है उस पर जो टैक्स हमको देना है, दैट इज करंट टैक्स। उनके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग जो इनकम डिटरमाइंड हो रही है, इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, उस पर हमको टैक्स जो देना होता है वो करंट टैक्स होता है। ओके सर, बट डेफर टैक्स इसका क्या? ये तो हुआ कितना? -93,000। डेफर टैक्स का क्या सीन है? क्या ये डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है? यस इट इज टाइमिंग डिफरेंस। यस इट इज टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस कैसे हुआ? हमारी जो अकाउंटिंग इनकम है और टैक्सेबल इनकम है, हमारी जो अकाउंटिंग इनकम है वो है 3.5 लाख, और टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम है 3,10,000, 3,10,000। ओके, तो टाइमिंग डिफरेंस कितना हुआ सर? टाइमिंग डिफरेंस हो गया 40,000 रुपए। ओके, अच्छा, तुम अपने हिसाब से अगर बात करो तो तुम तो 3.5 लाख का 30%, 1,05,000 देने को रेडी थे। हाँ, इनकम टैक्स वालों ने कहा नहीं 93 दो, तुमने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम इस बार नहीं ले रहे तो क्या होगा, अगली बार लोगे कि नहीं लोगे? आज नहीं तो कल, इनकम टैक्स वालों आज नहीं तो कल तुम लोगे कि नहीं लोगे? क्योंकि आज तुम खर्चा ज्यादा दिखा रहे हो अपने अकॉर्डिंग, तुम कह रहे हो 1,00,000 नहीं, 1,00,000 चला जाएगा, डेप्रिसिएशन तुम क्लेम करो, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया? प्रॉफिट्स कम हो गए। लेकिन आगे चल के जब मैं 1,00,000 ही बोलूंगा तो तुम कहोगे 1,40 नहीं, तुम 70 ही करो, क्योंकि तुम्हारी आदत है तुम पहले ज्यादा करो फिर बाद में कम करो, ऐसा मान के चलना। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आज तुम्हारे प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, कल तुम्हारे प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, कल तुम ज्यादा टैक्स डिमांड करोगे तो तुम उससे टैक्स मांगोगे नहीं मांगोगे? तो जो फ्यूचर में तुम टैक्स मांगोगे, मैं आज ही उसके लिए क्या कर रहा हूँ, लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। आज टैक्सेबल इनकम क्या है? कम है ना? आज टैक्सेबल इनकम क्या है? कम है। ठीक है, आगे चल के क्या होगा? आज तुम टैक्स की डिमांड कम कर रहे हो, बट मैंने कहा आगे चल के तो तुम टैक्स की डिमांड करोगे ना, तो मैं आज ही टैक्स लायबिलिटी बुक कर लूंगा। बट एक ऐसा टैक्स लायबिलिटी जो मुझे आज नहीं देना पड़ रहा है, आज तो मुझे 93 देना पड़ेगा लेकिन आगे देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ध्यान रखना, अगर टैक्सेबल इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम कम है, तो क्या होगा? तुमने टैक्स नहीं दिया, कम दिया है, तो आज नहीं दिया तो क्या कल दोगे? इस लाइन को याद रखना, टैक्सेबल इनकम कम है, कोई बात नहीं, आज नहीं दिया तो क्या दोगे? कल दोगे। तो ये लायबिलिटी अराइज करेगा, टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आज नहीं तो कल। एक ऐसा टैक्स लायबिलिटी जो इन फ्यूचर पे डेफर कर दिया गया है ना, पोस्टपोन कर दिया गया देखा जाए तो। ओके, 40,000, तो ये डेफर टैक्स लायबिलिटी है। डेफर टैक्स लायबिलिटी अराइज हुआ कितने का सर? डेफर टैक्स लायबिलिटी हुआ टाइमिंग डिफरेंस का, टाइमिंग डिफरेंस का, टाइमिंग डिफरेंस है 40,000, 40,000 का सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस की बात हो रही है, टाइमिंग डिफरेंस का 30%। डिफरेंस और भी रीजन हो सकते हैं सर, इसमें परमानेंट डिफरेंस भी हो सकता है, बिल्कुल हमको फाइंड आउट करना होगा कौन कौन से टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस का पहला रीजन यही है, 1,00,000 और 40,000 का डिफरेंस, 40,000, इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 40,000। ओके, तो 40,000 टाइमिंग डिफरेंस, 40,000 का 30% क्या हो रहा है? 40,000 का 30% क्या हो रहा है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हमने कहा आज नहीं तो कल, लायबिलिटी है तो खर्चा तो है, टैक्स लायबिलिटी तभी मानते हैं जब खर्चा है, तो खर्चा बुक करेंगे, तो कितने का? 12,000 का। तो 93 और 12 टोटल 1,05,000 का खर्चा बुक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और अब दिखा दोगे 3,50,000 में से 1,05,000 लेस करके कितना? 2,45,000, 2,45,000, दैट्स इट।
ओके सर, ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, समझ में आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वर्किंग नोट, यस इट इज टाइमिंग डिफरेंस की जगह अपन कह सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2। और नाम क्या? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस कैसे आएगा? अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस है क्या? अगर है तो चेक करना किस वजह से, टाइमिंग है कि परमानेंट है। तो जो टाइमिंग डिफरेंस है हम उसी की बात कर रहे हैं, जो टाइमिंग डिफरेंस है हम केवल उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, 40,000 का टाइमिंग डिफरेंस था, क्लियरली शो हो रहा था, यस इट इज टाइमिंग डिफरेंस। ओके, परमानेंट भी हो सकता है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि ये दोनों में जो डिफरेंस है वो हर बार टाइमिंग ही हो, या जरूरी नहीं कि ये हर बार परमानेंट ही हो, पता करना पड़ता है। तो टाइमिंग डिफरेंस, ओके सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सेल्स 30 लाख का है, ओके। सीओजीएस 9 लाख, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 7 लाख है, जिसमें बोला है इंक्लूडिंग बोनस 2 लाख रुपए का एम्प्लॉयज को दे रहे हैं बोनस, नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किए। अकाउंटिंग बुक्स में क्या होता है, भले ही पे नहीं हुआ हो, आउटस्टैंडिंग है, आप इसको खर्चा मान लेंगे। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं सेक्शन 43B के अंदर, फिलहाल के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि भैया ये जो बोनस है ना, बोनस 2 लाख रुपए का, ये तभी अलाउड होगा जब आप पे करेंगे। ये तभी अलाउड होगा जब आप पे करेंगे। अच्छा, इसका मतलब करंट ईयर में हम मान रहे हैं कि इसने पे नहीं किया है और रिटर्न फाइलिंग तक भी इसने पे नहीं किया होगा, तो ये क्या है, एक ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस अलाउड होगा। अकाउंट आज ही इसको खर्चा मान लेगा, भले ही पे नहीं हुआ। इनकम टैक्स वाला कहेगा जिस दिन तू पे करेगा उस दिन खर्चा मानूंगा। ओके, खर्चा तो मानूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं मना नहीं कर रहा कि खर्चा नहीं है, ये नहीं कर रहा कि ये नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस है, नहीं, ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है, लेकिन तुम पेमेंट तो करो। तो ये हुआ टाइमिंग डिफरेंस का रीजन, ये हुआ टाइमिंग डिफरेंस का रीजन। अकाउंट आज ही खर्चा मान लेगा, इनकम टैक्स वाले करेंगे आज नहीं, जिस दिन तू पे करेगा उस दिन खर्चा होगा। ओके, टैक्स रेट 30% है, डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं 1 लाख, दोनों में सेम है। ओके, केवल और केवल ये आइटम है जो डिफरेंस का रीजन बनेगा। कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस, टैक्स मतलब वही करंट टैक्स भी और डेफर्ड टैक्स भी। करंट टैक्स भी और डेफर्ड टैक्स भी। देखो सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देखते हैं जितना भी आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले है सेल्स 30 लाख का। सेल्स कितने का? 30 लाख का। लेस क्या कर देता हूं, सीओजीएस। लेस सीओजीएस कितने का? 9 लाख का। और कोई खर्चा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 7 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 7 लाख के हैं, जिसमें 2 लाख बोनस के भी शामिल हैं। 7 लाख है ना, जिसमें हम ये मान सकते हैं कि जो पेड अमाउंट है वो 5 लाख है, और जो नॉट पेड है वो 2 लाख है।
दोनों मिलके कितना हुआ 7 लाख, पेड 5 लाख, नॉट पेड 2 लाख, टोटल मिलकर 7 लाख। ठीक है, तुम्हारे लिए लिख दिया बस मैंने, तुम्हारे लिए लिख दिया है बस। टैक्स रेट 30%, डेप्रिसिएशन दिए 1 लाख रुपए का, एक और खर्चा डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का। इस बार डेप्रिसिएशन में बताया कोई फर्क नहीं, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी इतना ही है और अकाउंटिंग बुक्स के अकॉर्डिंग भी इतना ही है। ठीक है, तो अकाउंटिंग बुक्स के अकॉर्डिंग पीबीटी कितना आया, पीबीटी आ गया है सर 9 7 10 ये 17 माइनस कर देंगे, 13 लाख रुपए का पीबीटी आ गया, 13 लाख का पीबीटी आ गया। नाउ टैक्स एक्सपेंस लेस करोगे, टैक्स एक्सपेंस कितना कितना, मैं कहा देखते हैं टैक्स एक्सपेंस। सर टैक्स एक्सपेंस लेस कैसे करेंगे, इनर कॉलम में हम दिखाएंगे क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो टैक्स एक्सपेंस सबसे पहले तो करंट टैक्स लायबिलिटी तो लेस होता ही है ना, बिल्कुल करंट टैक्स तो बनेगा ही बनेगा, करंट टैक्स लायबिलिटी वर्किंग नोट नंबर 1, और डेफर टैक्स भी आएगा, लेकिन अब देखते हैं डेफर टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है, डेफर टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है, देखेंगे। डेफर टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी पता नहीं। अच्छा 13 लाख पे अगर डायरेक्ट तुम 30% है ना, हाँ 30% अगर टैक्स दे देते तो कितना बनता, 13 लाख का 30%, 3,90,000 रुपए, 3,90,000, 13 लाख इंटू 30% माइनस इक्वल टू क्या 9,10,000, इतना बनता ना, हाँ बनता सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना आता, बिल्कुल आता। लेकिन अब हमको देखना है, आज तक तो हम ऐसे ही करते आए थे, लेकिन अब हमको देखना है कि करंट टैक्स कितना है, डेफर्ड टैक्स कितना है। जरूरी नहीं है कि 3,90 आएगा, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही आएगा, ना ना ना, आ रहा है तो मैंने लिख दिया, जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए जानबूझ के मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं कि वाकई में 3 नंबर है। जरूरी थोड़ी है कि डेफर्ड टैक्स आएगा, बताया था ना एक परमानेंट डिफरेंस वाला केस, डेफर्ड टैक्स नहीं आता है, फिर उस पर यहाँ पे 30% भी नहीं आएगा, ठीक है 30% भी फिर नहीं आएगा। मान लो ये जो डिफरेंस है 2 लाख का, एक ऐसा डिफरेंस होता जो परमानेंट डिफरेंस होता, तो फिर मैं आता ही नहीं है, डेफर टैक्स आता ही नहीं यहाँ पर, आता ही नहीं यहाँ पर, और ये फिर 3,90 भी नहीं आता। चलिए ओके, अब देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, करंट टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी, करंट टैक्स लायबिलिटी। सर कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने कहा देखो पीबीटी कितना 13 लाख रुपए है, हाँ क्या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इनकम टैक्स वाले डिसअलाउड कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये जो नॉट पेड है 2 लाख रुपए, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि ये खर्चा है ही नहीं, तो एड बैक कर दो, एड बैक कर दो, बोनस टू एम्प्लॉइज, बोनस टू एम्प्लॉइज कितना 2 लाख रुपए, ओके कितना आया 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। अच्छा कुछ अलाउड भी हो रहा है कि नहीं इसके रिगार्डिंग, नहीं, जैसे डेप्रिसिएशन में तो क्या हो रहा था, हम कह रहे हैं कि 1 लाख नहीं 1,40 होगा, तो 1 लाख एड बैक किया, 1,40 लेस किया, ठीक है 1 लाख एड किया और 1,40 लेस किया, भैया तुम्हारा वाला तो डिसअलाउड हम नहीं मानते 1 लाख, हम कह रहे हैं 1,40 खर्चा बुक करो, तो इस आइटम के लिए इनकम टैक्स वालों का अमाउंट अलग था, तो जो तुम्हारा अमाउंट था जो तुमने खर्चा मानते हुए लेस कर रखा था वो तो एड बैक कर दिया, और जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो खर्चा था वो लेस कर दिया, ठीक है। बोनस के अंदर क्या हो रहा है, बोनस टू एम्प्लॉइज कह रहे हैं भैया जो तुमने 2 लाख माना है ना ये वापस एड बैक कर दो, तो इनकम टैक्स वालों तुम बता दो कितना लेस करें, इनकम टैक्स वालों ने कहा नहीं नहीं अब भी कुछ अलाउड नहीं होगा, जब तुम पे करोगे तब अलाउड होगा, तब लेस करेंगे। अच्छा तो लेस नहीं करना, नहीं 15 लाख रुपए क्या हो गया है भैया, यहां पर टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, टैक्सेबल इनकम आ गया। अच्छा गवर्नमेंट कहती है अभी हाल फिलहाल तो इस साल तो इस पर ही टैक्स दे दो, जब तुम 2 लाख पे कर दोगे ना तो हम अगले साल उस पर खर्चा मान लेंगे आपको, ठीक है अगली बार अलाउड कर देंगे, है ना, ओके अगली बार तुमको डिडक्शन अलाउ कर देंगे उसका।
ना तो करंट टैक्स कितना बनेगा, करंट टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी कितना, करंट ईयर में टैक्सेबल इनकम इंटू 30%, 4.5 लाख। करंट टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है, 4.5 लाख। तो मैंने यहां लिख दिया, गवर्नमेंट ने डिमांड किया 4.5 लाख का, तो खर्चा बुक कर दिया मैंने कि गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे पे करना है, आज नहीं तो कल, मतलब 31 मार्च को मैंने दिखा दिया, अप्रैल में पे कर दूंगा, मई में पे कर दूंगा, और क्या है, 4.5 लाख रुपए का खर्चा। अच्छा, बुक्स के अकॉर्डिंग तो 390 आ रहा था, बट 4.5 लाख देना पड़ गया, गवर्नमेंट ने मांगा है तो देना तो पड़ेगा 4.5 लाख रुपए। अब हुआ क्या, फिर मैंने खुद से पूछा, भैया ये जो डिफरेंस है वो क्या वो टाइमिंग डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस, ये जो आ रहा है अकाउंटिंग इनकम वर्सेस टैक्सेबल इनकम, क्या ये जो 13 लाख और 15 लाख में जो डिफरेंस 2 लाख का है, क्या वो टाइमिंग डिफरेंस है। हाँ, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं आज नहीं तो कोई बात नहीं, तुम दोगे तब दे देंगे, बिल्कुल टाइमिंग डिफरेंस है। तो इस टाइमिंग डिफरेंस के लिए डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा, बिल्कुल। टाइमिंग डिफरेंस कितना, टैक्सेबल इनकम इस बार ज्यादा है, इस बार टैक्सेबल इनकम है कितना, 15 लाख, और अकाउंटिंग इनकम वो है 13 लाख। टैक्सेबल इनकम कितना, 15, अकाउंटिंग इनकम कितना, 13 लाख। तो 2 लाख रुपए क्या हो गया, टाइमिंग डिफरेंस है। 2 लाख रुपए पता है हमको, श्योर है हम लोग, ये जो डिफरेंस आया है वो टाइमिंग डिफरेंस है। इस डिफरेंस के दो पार्ट हो सकते हैं, टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में जो डिफरेंस है वो दो रीजन से हो सकता है, टेम्परेरी और सॉरी टाइमिंग और परमानेंट। टेम्परेरी इसलिए बोल गया क्योंकि यही चीज जब आप फाइनल में पढ़ोगे ना, तो उस टाइमिंग डिफरेंस को टेम्परेरी डिफरेंस बोला जाएगा। तो टाइमिंग डिफरेंस है 2 लाख रुपए का, कितना, 2 लाख रुपए का। ओके, पर, पता है, हाँ परमानेंट है, नहीं परमानेंट नहीं है, टाइमिंग है, कंप्लीट टाइमिंग डिफरेंस है 2 लाख रुपए का, ठीक है सर। तो 2 लाख रुपए पर अब क्या करोगे, डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करोगे। तो टैक्स एसेट हुआ या लायबिलिटी है, तुमने टैक्स ज्यादा दिया है कि कम दिया है अभी, सर हमारे अकॉर्डिंग तो 13 लाख पे टैक्स बनना था, 15 पे दे दिया तो ज्यादा दिया ना, तो ये टैक्स एसेट हुआ है। कोई भी चीज जब तुम जा रहा, जहां तुमको 15,000 12,000 देने, वहां पे अगर तुम 13,000 दे देते हो एक साल भर में, तो कहते हो ना प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट होता है कि नहीं होता है वो तुम्हारा। वैसे ही यहाँ पर भी तुम 15 लाख पे टैक्स दे रहे हो 13 लाख की बजाय, तो 2 लाख पे एक्स्ट्रा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, दे रहे हैं सर। ये जो 2 लाख पे तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, ये तुम्हारी टैक्स एसेट है। क्या है, तुम्हारी टैक्स एसेट है, आगे जाके तुम इसको रिकवर कर लोगे। अच्छा, जैसे कोई खर्चा तुम रेंट ज्यादा दे रहे हो तो आगे जाके उसमें रह लोगे ना, सेम वैसे ये टैक्स एसेट है। कितना है टाइमिंग डिफरेंस, 2 लाख रुपए, 2 लाख का 30% कितना, 60,000। ओके, तो ये क्या है, इसको ऐड कर देना, इसको यहाँ पे ऐड कर देना। ये लायबिलिटी नहीं है, टैक्स एक्सपेंस नहीं है, एक तरीके से सेविंग की तरह माना जाएगा कि आगे चल के हमको इसका फायदा मिलेगा, आगे चल के हमको इसका फायदा मिलेगा, भले ही हमने आज ज्यादा दे दिया, आगे चल के हमको इसका फायदा मिलेगा। तो इसे वापस यहाँ पे ऐड करके दिखा दोगे, ये लो जी, ऐड करके मैंने दिखा दिया। नेट कितना रहा, नेट वही 4.5 लाख नेगेटिव और 4.5 पॉजिटिव, 3,90,000। ठीक है, डन। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा रहे, ठीक है ना, हो सकता है ये परमानेंट डिफरेंस हो सकता है कि ये जो डिफरेंस है आगे चल के इनकम टैक्स कभी इसको अलाउड नहीं करता है, कभी अलाउड नहीं करता है, तो भैया करंट टैक्स लायबिलिटी तो यही रहेगा। लेकिन ये हम कहेंगे टाइमिंग नहीं, ये क्या है, परमानेंट डिफरेंस है। फिर परमानेंट अगर डिफरेंस है तो ये आएगा नहीं, आएगा नहीं, तो 4.5 लाख एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, समझ में आया क्या। तो डिफरेंस का रीजन पता करना है, टेम्परेरी है कि परमानेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी टाइमिंग डिफरेंस है, टेम्परेरी छोड़ो, टाइमिंग अगर डिफरेंस है तो क्या होगा, जनरेट होगा डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी। डेफर टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होता है, आज अगर कम टैक्स देना पड़ रहा है, कल देना पड़ेगा, तो ये हमारा लायबिलिटी हुआ। आज हमने ज्यादा दे दिया है, आज हमने ज्यादा दे दिया है, तो ये हमारा टैक्स एसेट हुआ, ये हमारा टैक्स एसेट हुआ जितना भी हमने ज्यादा दिया है, फॉर द टाइमिंग डिफरेंस। आई थिंक आपको ये चीज अब थोड़ी थोड़ी और क्लियर हुई होगी, है ना। बिल्कुल सर, अब हमको ये थोड़ी थोड़ी और क्लियर हुई है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। ओके, देखिएगा जरा, ये वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, ये वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर किया था।
बस यहाँ पर हमने पहले करंट टैक्स बताया था और बाजू में मैंने क्या बता दिया था, हल्का सा बताया था डेफर्ड टैक्स। हो सकता है तुमको उस टाइम कम समझ में आया और अब जब तुम सीख गए हो तो हम ज्यादा समझ पाएंगे इसको। तो वही क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से देखो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट वही 30,000 है, लाइफ 5 साल की, तो डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 6,000 रुपए होना चाहिए। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वही डेप्रिसिएशन 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 है। अकाउंटिंग प्रॉफिट 50,000 है। अब अपने को वही करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स बताना है। तो कितना आएगा करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, है ना, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स कितना कितना आएगा। तो अगर मैं करंट टैक्स की बात करूं तो करंट टैक्स मैंने बताया कि भैया ये वर्किंग नोट जो हम करंट टैक्स का बताते हैं वो है कि प्रॉफिट आ रहा है हमारा 50,000, प्रॉफिट आ रहा है कितना 50,000, ऐड कर देना क्या डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स और लेस कर देना क्या डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स वाले अलाउ करते हैं। ठीक है, ये आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है अकाउंटिंग इनकम या पीबीटी और अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस आ रहा है, क्या वो टाइमिंग डिफरेंस है? यस, ये 4,000 टाइमिंग डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन के कारण है। ठीक है, तो फिलहाल तो इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग जितना भी टैक्स बनता है उस पर करंट टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है। ये तो हो गया हमारा करंट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा करंट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, और टैक्स एक्सपेंस में क्या आता है, टैक्स एक्सपेंस में आता है सर डेफर्ड टैक्स भी आता है। अभी डेफर्ड टैक्स एसेट होगा कि लायबिलिटी, चलो वो भी देख लेते हैं। तो ये तो हो गया अपना वर्किंग नोट जो अब तक मैं बनाया था ना 2 क्वेश्चन में लास्ट, ये तो हो गया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में और हम क्या देखते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। वर्किंग नोट में हम देखते हैं टाइमिंग डिफरेंस कितना, this or this 4,000, this or this 2,000, this or this 0, this or this again 2,000 और this और this 4,000। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब आप इसको बोलोगे कैसे, ये 2,000 का टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ है, ये सॉरी 4,000 का, ये 2,000 का टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ है, ये 2,000 का टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हुआ है और ये 4,000 का टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हुआ है। क्योंकि जिस आइटम की वजह से टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ था, अब वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है रिवर्स, वो हो रहा है रिवर्स। तो अगर आपने कोई डेफर्ड टैक्स इसके लिए लायबिलिटी क्रिएट किया था तो आगे चल के क्या आएगा, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे होगा देखो, कैसे होगा देखो। अब वो टाइमिंग डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा वर्किंग नोट हमारा, दूसरा वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट करंट टैक्स लायबिलिटी दिस वन करंट टैक्स लायबिलिटी, और दूसरा वर्किंग नोट होता है टाइमिंग डिफरेंस। चलो टाइमिंग डिफरेंस पे देखते हैं कितना आएगा। सर ये आएगा, मैंने कहा टाइमिंग डिफरेंस, ये जो डिफरेंस अराइज हुआ उसका रीजन क्या, डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन कितना सर, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट बुक्स 30,000 डिवाइड बाय 5, 6,000 रुपए लग रहे हैं। और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 10, 8, 6, 4, 2 लग रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 6,000, 6,000 मतलब 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 और 6,000। और एज पर इनकम टैक्स एक्ट 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। ओके, इनकम टैक्स वालों ने पहले ज्यादा खर्चा माना 4,000 का, तो टाइमिंग डिफरेंस क्या हुआ, अराइज हुआ। फिर 2,000 का ज्यादा खर्चा माना तो 2,000 और टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ। फिर कोई डिफरेंस नहीं था, फिर इनकम टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन 2,000 कम माना, 6 की जगह 4 ही माना। तो ये क्या हो गया, ये रिवर्सल हो गया, ये हो गया है रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ओके, अच्छा, और फिर 6 की जगह 2 माना तो ये हो गया 4,000, रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, क्योंकि ये फिक्स हो गया है कि ये है डिफरेंस किसकी वजह से, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ये दिस वन। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है सर, वो 4,000 का डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है, दिस वन टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा है। बिल्कुल, तो ये टाइमिंग डिफरेंस समझ में आया। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में 4,000 का फर्क है, तो ये फर्क डिफरेंस किस वजह से है, ये है टाइमिंग डिफरेंस। एक ऐसा आइटम जिसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसा डिफरेंस जो अराइज हो रहा है इन वन पीरियड एंड रिवर्सल हो रहा है इन द फ्यूचर पीरियड्स, दैट इज टाइमिंग डिफरेंस। ओके, अब टाइमिंग डिफरेंस की वजह से अराइज होता है डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी।
डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है, तो क्या सोचोगे? अब देखो क्या, दो तरीके हैं सोचने के। अकाउंटिंग इनकम 50,000, तो उसके अकॉर्डिंग 50,000 पे टैक्स बनता है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं जी 46,000 पे टैक्स दो, तो इनकम टैक्स वाले कम टैक्स डिमांड कर रहे हैं ना अभी, बट मुझे पता है आज कम कर रहे हैं लेकिन आगे मांगेंगे ना, तो टैक्स लायबिलिटी तो दिखाऊंगा लेकिन आज नहीं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आगे चल के देना पड़ेगा। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 4,000 पे क्या होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा, तो तुमको पीएनएल में दिखाना 4,000 का 30%, 1,200 रुपए तुम क्या कर दोगे पीएनएल में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शो करोगे। क्या करोगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो यहाँ पे तुमने शो भी किया होगा 10 वन, 12,000 का तुम क्या करोगे पीएनएल में फर्स्ट ईयर में डेफर्ड टैक्स, सॉरी 1,200 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शो करोगे। अच्छा फिर 600 का लायबिलिटी शो करोगे कैसे, देखो 600 का लायबिलिटी शो करोगे कैसे, 2,000 टाइमिंग डिफरेंस है, 2,000 टाइमिंग डिफरेंस इंटू 30%, कितना 600 रुपए का क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट हुआ। अच्छा जो डिफरेंस आ रहा है ना टाइमिंग डिफरेंस, उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफर्ड टैक्स का अमाउंट आ जाता है लायबिलिटी या एसेट का। ओके सर, फिर उसके बाद कुछ था नहीं तो कुछ नहीं जी। फिर अगली बार रिवर्सल है, टाइमिंग डिफरेंस का क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो तुमने क्रिएट किया है ना, अच्छा तुमने यहाँ कितना पीएनएल में ट्रांसफर किया 1,200, तो तुमने एंट्री मारा होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,200, तो बैलेंस शीट में भी कितना शो होगा 1,200। फिर तुमने 600 का और पीएनएल में सेकंड ईयर में पीएनएल अकाउंट में लिखा तुमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 600, तो अभी कितना हो गया सर 1,200 और 600 कितना हो गया 1,800 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल 1,800 हो गया। ओके, फिर अब क्या करोगे, तीसरे साल कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी राइज हुआ ही नहीं, कोई टाइमिंग डिफरेंस आई नहीं, ना ही कोई रिवर्सल है, तो बैलेंस शीट में अगेन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना शो होगा 1,800। अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो रहा है, तो जो तुमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया था उसी में से क्या होगा टैक्स का पेमेंट कर दोगे, क्योंकि इनकम टैक्स वाले अब ज्यादा टैक्स डिमांड करेंगे। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं भैया मैं कह रहा हूँ 50, इनकम टैक्स वाले नहीं 52,000 पे टैक्स दो, मैं बोला था 15,000, नहीं वो 15,600 मांग रहे, 600 ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है अपने लिए, नहीं, जो टैक्स लाइबिलिटी था ना, टैक्स लाइबिलिटी जो हमने डेफर करके लेकर आ रहे हैं, ये हमारा जो अब तक टैक्स लाइबिलिटी 1,800, उसमें से हम 600 का पेमेंट कर देंगे, 600 का पेमेंट कर देंगे, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तो टाइमिंग डिफरेंस ये जो है ना, रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस 2,000, इसका 30% कितना 600 रुपए, ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दिस वन रिवर्सल है तो मैंने नेगेटिव दिखा दिया, ठीक है, रिवर्सल है तो यहाँ पर हम ये लो जी नेगेटिव दिखा देते हैं। तो रिवर्सल है 600, 1,800 में से 600 जाएगा, बचेगा कितना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अभी भी 1,200। फिर अगली बार 4,000 है रिवर्सल, तो 4,000 का 30%, 1,200 रुपए, 1,200 रुपए, तो आप क्या कर दोगे 1,200 और माइनस कर दोगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में, तो अब बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना शो होगा, कुछ भी नहीं, जीरो, डन हो गया। चलिए समझ में आया क्या तुमको यहाँ पर, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कैसा होता है, क्यूमुलेटिव बेसिस पे जाता है, तुमने एंट्री किया पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो जैसे जैसे क्रेडिट करते जाओगे बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ता जाएगा। अच्छा और यहाँ पर क्या करोगे, रिवर्सल है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल या रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो पीएनएल में क्रेडिट करोगे और इससे क्या होगा तुम्हारा डीटीएल क्या करते जाना, फिर कम करते जाना, पहले 600 से कम किया 1,200 आ गया, फिर 1,200 से और कम किया निल आ गया, ये इस तरीके से चलता है। तो गेम क्या है, गेम क्या है, एक तो करंट ईयर पे इनकम टैक्स वाले जितना बोलते हैं करंट ईयर की इनकम इतनी है, इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग उस पर जो टैक्स बनता है करंट टैक्स है। एक क्या होता है, एक होता है कि भैया अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस है क्या, चेक करो डिफरेंस का रीजन क्या है, परमानेंट है कि टाइमिंग है, अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो उस पर जनरेट होगा क्या डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, जो भी डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी अराइज होगा इन फ्यूचर ईयर्स उसका क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, सिंपल, बस इतना से मैंने बोला ना 2 मिनट में हो जाएगा, फिर एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा बाद में तो 2 मिनट में हो जाएगा। ये है AS22। ओके सर, अब क्या करें सर, अब क्या करें, मैंने कहा अब कुछ चीजें पढ़ लेंगे अपन, कुछ चीजें पढ़ लेंगे अपन,
चलो पढ़ लेते हैं फटाफट से, देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या है। अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम बार बार पढ़ रहे थे ना। अकाउंटिंग इनकम मतलब क्या, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल में जितना भी प्रॉफिट और लॉस तुमने दिखाया है एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस, बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स लेस करने से पहले, मतलब पीवीटी, पीवीटी के लिए बोल रहे हैं, लेस टैक्स एक्सपेंस करने से पहले जो भी आ रहा है तुम्हारा, दैट इज अकाउंटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होता है, टैक्सेबल इनकम होता है अमाउंट ऑफ इनकम और लॉस फॉर अ पीरियड, किसके अकॉर्डिंग, डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉ। ये तो क्या हुआ, रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तुमने अकाउंट बुक्स में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाया, उसमें कितना प्रॉफिट शो रहा है, दैट इज अकाउंटिंग इनकम। और ये क्या है, डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द टैक्सेशन लॉ। याद है हम लोग करंट टैक्स लायबिलिटी के लिए बनाते थे कि भैया अकाउंट टीबीटी एट डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, और इनकम टैक्स वाला उसके लिए कुछ अलाउ कर रहा है तो लेस कर देंगे वगैरह। ओके, बेस्ड अपॉन विच इनकम टैक्स पेबल इज डिटरमाइंड। ओके, जिस पर हम करंट टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं, करंट टैक्स, जिस पर हम करंट टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, इज द एग्रीगेट ऑफ दो आइटम का, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। बार बार बोला, करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स चार्ज और क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, टू द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है जी। भाई चार्ज और ऐसा क्यों बोलते हैं, अगर पे करना है तो डेबिटेड होगा, और अगर मतलब लेस करेंगे हम, अगर हमको क्या करना है, मतलब लाइबिलिटी हुआ मेरा, अगर मेरा एसेट हुआ तो एसेट कैसे हो सकता है सर, कभी कभी एडवांस टैक्स हो सकता है, करंट ईयर के लिए भी मैं एक्स्ट्रा टैक्स दे चुका होता हूँ एडवांस में, तो वो एडवांस टैक्स मेरी एसेट हो गया है। ऐसे डेफर्ड टैक्स में भी एसेट हो सकता है, तो दोनों बोला, चार्ज और क्रेडिट टू द पी एंड एल। ओके, ये डेफिनेशन भी पूछ ली गई थी पता है एक बार, खतरनाक आदमी है ये लोग सीएमए वाले। नाउ करंट टैक्स, करंट टैक्स क्या होता है, करंट ईयर में इनकम पे, इनकम किसके अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इनकम या टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स डिटरमाइन टू बी पेबल और रिकवरेबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे जो भी तुमको इनकम टैक्स का अमाउंट बनता है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम इज करंट टैक्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया, टैक्सेबल इनकम बोल दो, टैक्सेबल प्रॉफिट बोल दो, इनटू टैक्स रेट फॉर द करंट ईयर, टैक्स रेट फॉर द करंट ईयर, ठीक है जी। डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स हमने देखा था क्यों राइज हुआ, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, तो इट इज द इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ओके, तो टाइमिंग डिफरेंस इनटू टैक्स रेट करेंगे, डेफर्ड टैक्स का अमाउंट आ जाएगा कौन सा वाला, जो पीएनएल में शो करने वाला, बैलेंस शीट का नहीं, बैलेंस शीट में तो क्यूमुलेटिव होके आता है, ठीक है। पीएनएल में कितना हमको डेफर्ड टैक्स शो करना है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है सर, टाइमिंग डिफरेंस इट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम, और वो डिफरेंस भी कौन सा वाला, फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड, एक ऐसा डिफरेंस जो अराइज हो रहा है एक पीरियड में एंड आर कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। वापस बोल रहा हूं, ओरिजिनेट इन द वन पीरियड एंड आर कैपेबल ऑफ रिवर्सल, कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड, वो होता है टाइमिंग डिफरेंस। किस किस वजह से अराइज हो सकता है, एग्जांपल बोनस, कमीशन, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ईएसआई टू एम्प्लॉइज। अकाउंट में तो क्या होता है, अकाउंट में तो आउटस्टैंडिंग बेसिस पर भी बुक हो जाएगा, ठीक है ना, अकाउंट में तो आउटस्टैंडिंग होगा तब भी खर्चा मान लोगे, और इनकम टैक्स में क्या होगा, पे करने पर ही तुम खर्चा मानोगे, तो इस वजह से टाइमिंग डिफरेंस जनरेट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन में भी सेम कहानी, अकाउंट में तो आउटस्टैंडिंग पर भी खर्चा मान लोगे, इनकम टैक्स में क्या करोगे, जब तक पे नहीं हो जाएगा तब तक वो खर्चा नहीं मानेंगे। सेम जीएसटी वगैरह सब सेक्शन 43B का कारण है, सब सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डेप्रिसिएशन, हाँ ये अलग है, अकाउंट में कुछ और हो सकता है, तुम इंडिविजुअल बेसिस पे लगता है, अकाउंट में इंडिविजुअल एसेट पे लगता है, एसएलएम डब्ल्यूडीवी कुछ भी लगा लो। इनकम टैक्स में क्या होता है, ब्लॉक सिस्टम फॉलो किया जाता है, डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो किया जाता है, ब्लॉक सिस्टम।
तो ये डिफरेंस का रीजन है, लेकिन लगेगा अल्टीमेटली डेप्रिशिएट तो होगी एसेट। तो भैया ये भी रीजन क्या है, टाइमिंग डिफरेंस का है। प्रोविजन, अकाउंट तो क्या करता है, प्रोविजन क्रिएट करता है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया एक्चुअल एक्सपेंस जब हो जाए तो खर्चा बुक कर लेना। अकाउंट तो प्रोविजन बेसिस पे खर्चा बुक कर लेता है, लेकिन इनकम टैक्स वाले को बोलते हैं कि भैया एक्चुअल जब खर्चा हो तब बुक कर लेना। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस अराइज होता है। जैसे मेरे को रिपेयरिंग का खर्चा करना है, मैंने प्रोविजन क्रिएट किया, इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं जी जब हो तब कर लेना। मैंने बैड डेट बुक किया, इनकम टैक्स वाले कहते हैं जब हो तब बुक कर लेना। ठीक है, तो ये सब टाइमिंग डिफरेंस के रीजन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। unabsorbed depreciation and carry forward of losses which can be set off against future taxable income। ध्यान से सुनना, कुछ और रीजन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन, एक ऐसा डेप्रिशिएशन जो हमारे पास प्रॉफिट नहीं था तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट इतना था ही नहीं कि डेप्रिशिएशन लेस कर पाऊं। इनकम टैक्स में पढ़ते हो ये तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन, इनकम इतनी थी ही नहीं कि डेप्रिशिएशन लेस कर पाऊं, तो वो कहलाएगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन। वो आगे जाके लेस होगा ना, इतनी इनकम थी नहीं, आगे जाके ये डेप्रिशिएशन आगे जाके करना है। हाँ इनकम टैक्स वालों देखो मेरे पास इतना इनकम नहीं है कि मैं डेप्रिशिएशन भी क्लेम कर पाऊं, डेप्रिशिएशन भी लेस कर पाऊं, आगे जाके मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लेम कर लूं। ठीक है, कर लेना। ऐसी कोई लॉसेस वगैरह है तो इस बार लॉसेस में आगे जाके तुम क्या कर पाओगे, प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पाओगे। तो इन फ्यूचर तुमको क्या होगा, अल्टीमेटली जो तुम्हारा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बन रहा है वो कम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर। तो तुमको आगे चल के टैक्स में सेविंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आइटम के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करते हैं। इन दोनों आइटम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करते हैं। क्योंकि आज हमने ये मान के चलना, हमने टैक्स दिया नहीं है, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे किया। जनरली तो टैक्स एसेट कब होता है, जब हमने टैक्स एक्स्ट्रा दे दिया, आगे जाके सेट ऑफ हो जाएगा। नहीं, हमने टैक्स एक्स्ट्रा नहीं दी, लेकिन आगे चल के फिर भी हमको टैक्स सेविंग होगा। इनकी वजह से आगे चल के फिर भी हमको क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा। ये डेफर्ड टैक्स है, दोनों स्पेशल आइटम। डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर रहे हैं आज हमारे लिए, which can be set off against future taxable income are also considered as timing difference। इनको भी टाइमिंग डिफरेंस बोला गया। टाइमिंग डिफरेंस इसीलिए डेफर्ड टैक्स मैंने क्रिएट किया। अब एसेट या लायबिलिटी वो भी मैंने बता दिया, क्या एसेट मानना, याद रख के एसेट। क्यों, क्योंकि भैया ये आगे चल के आपके टैक्सेबल इनकम को कम कर देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ रहा है तो आज वो हमारी टैक्स एसेट है। ओके, रिजल्टेड इन डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट। ओके, सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है, आगे चल के तुम प्रॉफिट कमा लोगे ना, ए भाई तू अभी टैक्स एसेट बोल रहा है लेकिन आगे चल के तो तेरी इनकम हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। अगर तुम बोल रहे हो हाँ अगर तुम इतनी इनकम कमा लोगे तो यस डीटीए क्रिएट करो, वरना मत करना। तुमको लग रहा है ये कंपनी तो लॉस में ही चलनी है, कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, है ना, तो फिर डीटीए भी क्रिएट नहीं होगा। ये ध्यान रख के चलना। डीटीए क्रिएट, डीटीएल क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट डीटीए क्रिएट करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में तुम्हारे पास कमाई का जरिया है कि नहीं है, कमाई का सोर्स है कि नहीं है, प्रॉफिट होंगे कि नहीं होंगे, ये अभी बात करेंगे। और परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, ऐसे डिफरेंस टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम के बीच जो डिफरेंसेस अराइज हुए हैं, लेकिन ऐसे जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं लेकिन डू नॉट रिवर्स सब्सिक्वेंटली, जो वापस कभी रिवर्स नहीं होंगे। जैसे इनकम टैक्स पेनल्टी, अकाउंट को खर्चा मान लेगा, इनकम टैक्स वाला कभी उसको खर्चा नहीं मानेगा। फाइन वगैरह, डोनेशन इन कैश, इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं जी कोई अलाउड नहीं है, तुमने दिया है कैश में दे दिया, अच्छी बात है, भूल जाओ, तुमने दान किया, हमारे को हम पर भी इसको खर्चा मत दिखाओ हमारी बुक्स में भी, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट कब अराइज होता है सर, ये अराइज होता है, अराइज लायबिलिटी कब अराइज होगा, जब हम ये कह रहे हैं कि आज नहीं कल देना पड़ रहा है टैक्स, आज नहीं कल मांगोगे इनकम टैक्स वालों। कल क्यों मांगेंगे, आज क्यों नहीं मांग रहे, आज तुम्हारे अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम कम है, आज तुम्हारे अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम कम है तो तुम टैक्स की कम डिमांड कर रहे हो, जबकि हम कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इनकम है इतना। मैं कह रहा हूँ कि आज कम ले रहे हो तो क्या हुआ, आज तुम इनकम कम कंसिडर कर रहे हो तो क्या हुआ, आगे कंसिडर करोगे, सिंपल। अच्छा, टैक्सेबल इनकम कम क्यों हुआ, उसका एक रीजन था कि खर्चा इनकम टैक्स वाले ज्यादा माने थे, डेप्रिशिएशन का खर्चा इनकम टैक्स वाले ज्यादा कंसिडर कर रहे थे, हम हमारी बुक में कम दिखा रहे थे, इसलिए खर्चा दिखाने के कारण उनकी टैक्सेबल इनकम कम आया। तो हम कह रहे हैं आज कम टैक्स ले रहे हो तो क्या आगे लोगे कि नहीं लोगे, तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। इसी का ऑपोजिट एसेट कब क्रिएट होगा, अगर इनकम टैक्स वालों ने मान लो कोई खर्चा कम दिखाया, बुक्स में हमारे ज्यादा है, अब इनकम टैक्स वालों ने खर्चा कम माना, कंसिडर किया, आज आगे मान लेगा लेकिन आज कम किया, तो वो टैक्सेबल इनकम उसकी वजह से बढ़ गया। तो हमको भैया टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगा तो करंट टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा,
ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैंने कहा भैया ये जो हम टैक्स आज ज्यादा दे रहे हैं ना आगे वसूल करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। करंट टैक्स लायबिलिटी तो आज ज्यादा आ गई, लेकिन आगे हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, डेफर्ड टैक्स एसेट कंसिडर कर लिया, आगे चल के हम सेट ऑफ करवा लेंगे। क्लियर है ये वाली चीज? तो आज अगर टैक्स ज्यादा दे रहे हो तो डेफर्ड टैक्स एसेट है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको टैक्स सेविंग होगा, इन फ्यूचर आपको टैक्स सेविंग होगा, इन फ्यूचर आपको टैक्स सेविंग होगा। आज आप टैक्स ज्यादा दे रहे हो, लेकिन आगे चल के आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, और इसमें आज कम दे रहे हो तो क्या हुआ, इन फ्यूचर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल, इन फ्यूचर आपको टैक्स देना पड़ेगा। डन? चलिए, डन है क्या यहां तक? बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया P&L का, इनकम माइनस खर्चा पीबीटी है, पीबीटी में टैक्स एक्सपेंस किया, डेफर टैक्स लायबिलिटी लेस करना है, ठीक है, लायबिलिटी है लेस करोगे, रिवर्सल हुआ तो ऐड कर देना। अच्छा, डेफर टैक्स एसेट है तो ऐड करना, और रिवर्सल ऑफ डेफर टैक्स एसेट है तो लेस करना। एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं यहाँ पे, करंट टैक्स, करंट टैक्स लायबिलिटी, करंट ईयर की इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उसे भी तुम क्या कर देना, लेस कर देना। टैक्स एसेट हुआ तो ऐड कर देना, टैक्स एसेट हुआ तो ऐड कर देना। ये आ गया पीएटी। डन। फिर उसके बाद आता है डीटी। डीटी के लिए वो बोला था ना प्रूडेंस अप्रोच, कि डीटीए तभी क्रिएट करना जब क्या हो, कहा भैया रिवर्स टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, consideration of prudence can't be ignored. Okay, therefore DTA is recognized and carry forward only to the extent there is reasonable certainty of their realization. आपको लग रहा हो रीजनेबल, ये वर्ड याद रखना, रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ देयर रियलाइजेशन। आपको लग रहा है कि भैया आपने जो टैक्स एसेट क्रिएट किया, बुक में एसेट क्रिएट कर रहे हैं, एसेट दिखा रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग वाकई में रिकवर होगा कि नहीं होगा, कोई एसेट दिखा रहे हो तो उसका फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, रीजनेबल सर्टेनिटी, ये वर्ड याद रखना। रीजनेबल सर्टेनिटी क्या होता है सर? रीजनेबल सर्टेनिटी होता है, it depends on past record and by making realistic estimate of profit in the future. ये पास्ट रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है, और रियलिस्टिक एस्टिमेट आप कर रहे हो, एस्टिमेशन है कि हम आप इतना हमारे पास प्रॉफिट होगा, हम इस टैक्स एसेट को वापस क्या कर लेंगे, उससे कवर कर लेंगे। आज जो हमने टैक्स एक्स्ट्रा दिया है आगे चल के वो रिकवर हो जाएगा, ये ऐसा रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए। और वो जो दो स्पेशल नाम बताए थे ना मैंने, जिसकी वजह से डीटीए क्रिएट होता है, कौन से नाम? एक तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हाँ, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसकी वजह से भी डीटीए क्रिएट होता है। हाँ, टैक्स एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगा, फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगा, तो मैं डीटीए क्रिएट कर रहा हूं। ओके, लेकिन इन दोनों आइटम के लिए क्या होना जरूरी है, तभी इनके लिए डीटीए तभी तुम क्रिएट कर सकते हो अगर वहां पर क्या हो, वर्चुअल सर्टेनिटी हो। क्या हो? वर्चुअल सर्टेनिटी हो। अच्छा, ये क्या होता है सर? रिकॉग्नाइज तभी कर पाओगे टू द एक्सटेंट देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर तो क्या हुआ, रीजनेबल सर्टेनिटी, मतलब एस्टिमेट बेसिस पे आप रियलिस्टिक एस्टिमेट लगाकर कह सकते हो कि हम फ्यूचर में कमा लेंगे, तो टैक्स एसेट कर लो। यहां पर वाकई में तुम्हारी कंपनी अभी लॉस में चल रही है, तो इसके लिए पक्का सबूत चाहिएगा कि तुम्हारी कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कमा लेगी, तो नियरली टू सर्टेनिटी, वर्चुअल सर्टेनिटी इसको बोलते हैं भैया। पक्का 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 प्रूफ क्या है, इसके लिए एविडेंस दो हमको, कन्विंसिंग एविडेंस होना जरूरी है कि भैया कंपनी क्या कर लेगी, सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल, फ्यूचर में आपके पास इतना टैक्सेबल इनकम होगा जिससे ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आप सेट ऑफ कर पाओगे और डीटीए को एडजस्ट कर पाओगे। समझ में आया? चलिए, प्रोजेक्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच जनरेट इनकम इन द फ्यूचर। जैसे कि वर्चुअल सर्टेनिटी का एग्जांपल है कि तुमको लास्ट में फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या मिल गया, एक प्रोजेक्ट मिल गया, उस प्रोजेक्ट साइन हो गया, उस प्रोजेक्ट से तुम क्या करोगे, फ्यूचर में कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। यस, प्रॉफिट आएगा ना, दिस इज वर्चुअल सर्टेनिटी। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइन हो चुका है। नाउ डन, ये सब हमने पढ़ लिया। अब क्या करें, लास्ट यहां पे देख लेते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या है, करंट टैक्स शुड बी मेजर्ड एट करंट टैक्स रेट। करंट टैक्स की कैलकुलेशन किस पे होगी सर, जो टैक्सेबल इनकम है इनटू करंट ईयर में जो टैक्स रेट चल रहा है उसके हिसाब से। और डेफर टैक्स की कैलकुलेशन किस पे होगी, पहली प्रायोरिटी किसको देना, फ्यूचर अगर टैक्स रेट दे रखा है तो फ्यूचर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना टाइमिंग डिफरेंस को, नहीं हो तो फिर करंट टैक्स, करंट ईयर का तो टैक्स रेट है ही। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो करंट टैक्स की कैलकुलेशन है, टैक्स रेट फॉर द करंट ईयर, बिल्कुल, और यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो कौन सा, फ्यूचर ईयर का हो तो ठीक है, वरना करंट ईयर का तो है ही है। ओके,
ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए। कभी कभी क्या होता है कि आप डीटीए रिकॉग्नाइज नहीं करिए। क्यों नहीं किए? क्योंकि आपके पास कोई रीजनेबल सर्टेनिटी या वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं था, तो आपने उस साल डीटीए रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो अब क्या करना है कि अगले साल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेम चीज के लिए? बिल्कुल कर सकते हो। एट ईच बैलेंस शीट डेट एन एंटरप्राइज रीअसेस अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए। हर बैलेंस शीट डेट को देखना पड़ेगा, क्या अब आपके पास डीटीए को रिवर्स करने के लिए रीजनेबल सर्टेनिटी या वर्चुअल सर्टेनिटी जो भी नीडेड है वो आपके पास है क्या? अगर है तो यस डीटीए रिकॉग्नाइज करो, यस डीटीए रिकॉग्नाइज करो। ओके सर, द एंटरप्राइज रिकॉग्नाइजेज previously unrecognized DTA to the extent that it has become reasonably certain or virtually certain, reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available against which DTA can be realized। ये लाइन याद रख लेना, sufficient future taxable income, sufficient future taxable income will be available against which DTA can be realized। okay, ठीक है सर। तो अगर कोई अनरिकॉग्नाइज था, उस साल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए क्योंकि रीजनेबल सर्टेनिटी या वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं था, तो बाद में जब हो तब रिकॉग्नाइज कर लेना। फिर कहा रिव्यू ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। आपने पहले डीटीए रिकॉग्नाइज कर लिया, चलो एक साल तुमने, सर ऐसा भी तो हो सकता है मैंने डीटीए रिकॉग्नाइज तो कर लिया, मुझे लगा रीजनेबल सर्टेनिटी की मुझे मिल जाएगा, बट आगे चल के मुझे लग रहा है कि रीजनेबल सर्टेनिटी खत्म हो गई, कोई वर्चुअल सर्टेनिटी कुछ नहीं, वो प्रोजेक्ट जो मिला था वो कैंसिल हो गया, तो क्या अब मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। एन एंटरप्राइज शुड राइट डाउन द कैरिंग अमाउंट ऑफ डीटी। जो तुमने डीटीए रिकॉर्ड किया था ना उसको वापस हटा सकते हो, टू द एक्सटेंट दैट इट इज नो लॉन्गर रीजनेबल सर्टेनिटी और वर्चुअल सर्टेनिटी, एज द केस मे बी, दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच डीटीए कैन बी रियलाइज्ड। मतलब नो लॉन्गर अब कोई रीजनेबल सर्टेनिटी या वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। तो भैया जो तुमने डीटीए रिकॉग्नाइज किया ना उसको वापस राइट डाउन कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। एनी सच राइट। अच्छा सर, एक बार राइट डाउन कर लिया तो वापस फ्यूचर में लेकर आ सकते हैं क्या? अरे ये गेम है, जब तुमको रीजनेबल सर्टेनिटी लगे तो रिकॉर्ड करो, नहीं लगे तो खत्म कर दो, ठीक है? फिर वापस लगे तो फिर रिकॉर्ड कर लेना डीटीए। लेकिन ये दो वर्ड रीजनेबल सर्टेनिटी और वर्चुअल सर्टेनिटी, इन पे फोकस करना जरूरी, यही प्रूडेंस है। ठीक है, चलिए डन। ओके सर, फिर ये डिस्क्लोजर वगैरह एक बार आप पढ़ना अपने हिसाब से कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कि भैया क्या क्या थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको अपनी करंट टैक्स के रिगार्डिंग एसेट और आप लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। करंट टैक्स एसेट, करंट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब करंट टैक्स लाइबिलिटी कितना है, एडवांस टैक्स कितना दे रखा है, क्या आप उसको ऑफसेट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो? हाँ, अगर कहा लीगली एनफोर्सेबल राइट है सेट ऑफ करने का और इंटेंट, आपका इंटेंशन है उसको सेटल करने का। सर लीगली एनफोर्सेबल राइट कब होता है? भैया देखो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी मेरा बन रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और एडवांस टैक्स भी मैंने दे रखा है इनकम टैक्स वालों को, एक सेम अथॉरिटी को, सेम गवर्निंग टैक्स अथॉरिटी को अगर मैंने टैक्स एक्स्ट्रा दे रखा है और उसी से लाइबिलिटी, मतलब एक ही बंदे से मेरे को पैसा लेना भी है और देना भी है, तो सेटल कर सकते हो यार, नहीं तो सेटल नहीं कर पाओगे। तो लीगली एनफोर्सेबल कब बोला जाएगा? तभी बोला जाएगा जब वो सेम गवर्निंग अथॉरिटी से हो। अच्छा, यही लाइन सेम ऑफसेट वाली बैलेंस शीट में, क्या मैं डीटी और डीटीएल को लाइबिलिटी साइड, डीटीए को एसेट साइड में दिखाता हूँ, लेकिन क्या मैं सेट ऑफ करके दिखा सकता हूँ? हाँ दिखा सकते हो सेट ऑफ करके, अगर सेम वही बात, क्या अगर लीगली एनफोर्सेबल राइट, ठीक है ना? और लीगली एनफोर्सेबल राइट कब होता है? जब सेम गवर्निंग टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड। का डीटीए डीटीएल को करंट टैक्स लायबिलिटी और से अलग दिखाना है? हाँ उसको अलग दिखाना है, शुड बी डिस्टिंग्विश्ड। डीटीए डीटीएल अलग है, करंट टैक्स का लायबिलिटी और एडवांस टैक्स अलग है। ठीक है जी, ब्रेकअप दिखाना है कि अलग अलग, अगर आप नेट करके दिखा देते हो डीटीए डीटीएल को, तो क्या उसका डिस्क्लोजर में डीटीए डीटीएल को अलग अलग दिखाना है? हाँ डीटीए डीटीएल को अलग अलग भी दिखाना होगा बैलेंस शीट में, भले ही तुम नेट करके दिखा दो, ठीक है, डिस्क्लोजर तो अलग देना पड़ेगा। अच्छा, तुम डीटीए को रिकॉग्नाइज कर रहे हो वर्चुअल सर्टेनिटी या रीजनेबल सर्टेनिटी, उसके लिए एविडेंस देना पड़ेगा। अगर एविडेंस है वर्चुअल सर्टेनिटी के लिए तो कन्विंसिंग एविडेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए। कंपैरेटिव एक बार आप देख लेना, ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर। अब हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर देते हैं, याद कर लेना वो थ्योरी कंपैरेटिव वाला। फटाफट देखो क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग as timing difference and permanent difference and also state whether they would result in deferred tax asset or deferred tax liability। क्या बोला कि इसको क्लासिफाई करना है, नीचे बताना है कि ये टाइमिंग डिफरेंस है कि परमानेंट डिफरेंस है। ठीक है, आइटम्स के नाम दे रखे हैं और बताना है कि डिफरेंस है तो कौन सा है,
और फिर बोलना कि भैया अच्छा ये डेफर्ड टैक्स एसेट होगा कि लायबिलिटी। तो सबसे पहला नाम आ रहा है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या होगा सर, हमने क्लियरली बोला था कि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है, आगे चल के इसके रिगार्डिंग तुमको क्या मिलेगा, फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होगा, इन फ्यूचर टैक्स सेविंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो इट इज टाइमिंग डिफरेंस, सो इट इज टाइमिंग डिफरेंस। ओके, टाइमिंग डिफरेंस। ओके, अब ये डेफर्ड टैक्स एसेट होगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इट क्रिएट्स, फ्यूचर में सेविंग होगा ना, तो इट क्रिएट्स डेफर्ड टैक्स एसेट, इट क्रिएट्स डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा, इसका आंसर पढ़ें अगर अपन, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, फर्स्ट ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बता क्या रखा है, सिर्फ नेचर ऑफ डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस और डीटी या डीटीएल, तो बोला डीटी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स पेनल्टी। इनकम टैक्स पेनल्टी में क्या सर, ये तो परमानेंट होता है, इनकम टैक्स पेनल्टी परमानेंट डिफरेंस होता है, बताया भी था मैंने, परमानेंट डिफरेंस होता है। और ऑब्वियसली अगर ये परमानेंट डिफरेंस है तो कोई डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं करना, नो डीटीए नो डीटीएल, डन हो गया, ना तो डीटीए बनाना ना डीटीएल बनाना। अब इसके अंदर जो लास्ट वाला है वो देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम schedule बैंक अकाउंटेड इन द बुक्स बट नॉट पेड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। इंटरेस्ट ऑन लोन है, टेकन फ्रॉम शेड्यूल बैंक, बैंक से आपने लोन लिया, बुक्स में अकाउंटिंग किया बट नॉट पेड टिल द रिटर्न, बट पेमेंट ही नहीं हुआ। पेमेंट नहीं हुआ तो क्या होता है भाई, अब इससे इसकी वजह से होता क्या है, जहां पर भी हम पढ़ते हैं सेक्शन 43B वगैरह के अंदर, वो ये कहता है कि अगर आपने पे नहीं किया है कोई बात नहीं, जब पे करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, इसका छूट मिल जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो ये होता है, तो टाइमिंग डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ठीक है ना, अब इन्होंने क्या बोला है, हम भी उसका वही आंसर लिखते हैं कि अगर इनको चेंज करना तो कर देते। तो ये बोलते हैं कि भैया अगर आपने नहीं पे किया तो ये परमानेंट डिफरेंस है, आपको कभी इसका खर्चे का वापस डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, परमानेंट डिफरेंस है। तो परमानेंट डिफरेंस है तो ना तो डीटीए क्रिएट करना ना ही डीटीएल क्रिएट करना। तो ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स की प्रोविजंस वगैरह है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है, ध्यान रखना ये जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसमें क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन लोन है, रिटर्न फाइलिंग तक आपको अलाउड है, पे कर दोगे तो आपको खर्चे का बेनिफिट इटसेल्फ उसी करंट ईयर में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बट होगा क्या एक्चुअली, एक्चुअली क्या होता है, नहीं उस साल नहीं किया तो कोई बात नहीं, रिटर्न फाइलिंग तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया उसके बाद पेमेंट किया तो नेक्स्ट ईयर डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी ये तो परमानेंट डिफरेंस है, कभी मिलेगा ही नहीं। तो ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि जब तक पे नहीं करता है, बुक्स है नॉट पेड, नहीं पे कर रहा है तो आगे भी पे नहीं करेगा, पे नहीं करेगा तब तक ये क्या होगा, इसको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये ऐसा थोड़ा बोला कि अगले साल पे कर दिया वगैरह या पे कर देगा वगैरह, कुछ नहीं बोला। तो इन्होंने इसको बोला परमानेंट डिफरेंस है, मुझे लगता है पे करेगा ही नहीं, तो ना तो डीटीए ना डीटीएल है, तो इसको ऐसा ही याद करके आना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, परशुराम लिमिटेड विच कमेंट्स इट्स ऑपरेशन इन 1920 प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। क्या डिटेल प्रोवाइड करवाया इन्होंने 19-20 में, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। 2019-20 का पीबीडी आपको दे रखा है, अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टाइमिंग डिफरेंस 3,15,000 रुपए ऐड करके दे रखा है, बताओ ऐड करके दिया। परमानेंट डिफरेंस है 3,50,000, दो तरह के डिफरेंसेस है, मतलब जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो फर्क है वो दो तरह के डिफरेंसेस है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40% है, ठीक है जी। और ये रिमार्क क्या, रिवर्सिबल इन, ये जो टाइमिंग डिफरेंस है वो रिवर्सिबल होगा कब, 22-23 में। अच्छा, यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स फॉर 4 ईयर। करंट टैक्स का अमाउंट बताना है अपने को, तो केवल करंट टैक्स का अमाउंट बताना है। करंट टैक्स किस पर लगता है सर, करंट टैक्स का अमाउंट लगता है टैक्सेबल इनकम पे। तो टैक्सेबल इनकम है यहाँ पे, देखो अगले साल 3150 प्लस 210 प्लस 280, परमानेंट और टाइमिंग दोनों बता रहे थे, -70 प्लस 350 और 24 में टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे परमानेंट डिफरेंस है। तो रिवर्सिबल है नहीं है, ये सब तो डीटीएल क्रिएट हो रहा है या रिवर्सल होगा उसका, ये सब पे डिपेंड करेगा। अभी अपने को तो सिर्फ करंट टैक्स पूछा, करंट टैक्स मतलब तो सिंपली क्या है, करंट ईयर का टैक्सेबल इनकम, करंट ईयर का टैक्सेबल इनकम इनटू करंट ईयर का टैक्स रेट, करंट ईयर का टैक्सेबल इनकम इनटू करंट ईयर का टैक्स रेट। टैक्स रेट
करंट ईयर ये दे रखे अपने को 40, 38, 35 और 30। ओके, और करंट ईयर का टैक्सेबल इनकम कैसे आएगा? टैक्सेबल इनकम कैसा आता है, जो भी तुम्हारा अकाउंटिंग इनकम है उसमें क्या करोगे, एडजस्टमेंट कर लोगे। डिफरेंस क्या होता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में, जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस आ रहा है वही दो नाम है, परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस। तो ये ऐड करने को बोल रहा है, तो तुम सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो अगला ऐड करने को बोले तो ऐड करना, लेस करने को बोले तो लेस करना। टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस दोनों ऐड कर दो। 28 था प्लस 3.15 प्लस 3.50 कितना है 34.65। 34.65 पे क्या लगा दोगे, टैक्स रेट कितना था पहले साल 40%, ये लो जी 40% लगा दोगे इंटू 40% हो गया 13.86। बस इतना से तो करना था। नेक्स्ट ईयर फिर प्लस 210 प्लस 280 प्लस 210 प्लस 280 कितना है 3640 है। 3640 पर आप क्या करोगे 38% लगा दोगे, ठीक है, उस दिन का टैक्स रेट, उस ईयर का टैक्स रेट, करंट ईयर टैक्स रेट, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये नेगेटिव था, नेगेटिव में दिखा दिया, ये प्लस था आ गया, जो भी बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था। मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सर मजा आ जाए। यूं ऐसा पानी लेंगे और यूं करके हरा गंगे करके हाँ बाजू में ऐसा छिड़क देंगे। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, आंसर पढ़ोगे पहले तुम। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ विष्णु लिमिटेड। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है विष्णु लिमिटेड के रिकॉर्ड से? डेप्रिसिएशन चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट 8 लाख रुपए। ओके, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स है 20 लाख। मतलब अकाउंट बुक्स वाले बोल रहे हैं 8 लाख और इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं 20 लाख। अच्छा इनकम टैक्स वालों ने खर्चा ज्यादा दिखा है, खर्चा ज्यादा दिखाओगे तो भैया फिर क्या होगा, टैक्सेबल इनकम कम आएगा। टैक्सेबल इनकम कम आएगा तो आज टैक्स कम देना पड़ेगा। मैं कहा आज कम देना पड़ेगा तो क्या होगा, आगे तो देना पड़ेगा ना। डीटीएल क्रिएट होगा इस डिफरेंस की वजह से, इस डिफरेंस की वजह से डीटीएल क्रिएट होगा। खर्चा ज्यादा दिखा रहे हो, टैक्स कम देना पड़ेगा, आज कम देंगे तो क्या होगा आगे देना पड़ेगा। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 12 लाख का 40%, ठीक है। अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड। इनकम टैक्स रिकॉर्ड में बता रहा है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर थे जो अनअमोर्टाइज्ड है। भैया अमोर्टाइज करना बाकी, थोड़ा थोड़ा करके अमोर्टाइज कर रहा होगा। अकाउंट में वही चीज क्या रही होगी, सारा का सारा एक साथ राइट ऑफ कर दिया होगा आपने। तो मतलब इनकम टैक्स वालों ने क्या किया है, अभी तक खर्चा नहीं माना गया। अनअमोर्टाइज्ड मतलब हमने पूरा खर्चा मान लिया होगा, इसने अभी तक क्या दिखा रखा है, अनअमोर्टाइज्ड मतलब खर्चा नहीं माना। तो इस बार इसने खर्चा कम माना है, खर्चा कम माना है तो भैया प्रॉफिट बढ़े हुए होंगे, प्रॉफिट बढ़े हुए होंगे तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ा होगा। तो डीटीए क्रिएट करेगा, ये क्या करेगा, ये डीटीए क्रिएट करेगा। ठीक है सर, ओके। तो 1.5 लाख का 40% डीटीए होगा। इट इज कम्युनिकेटेड दैट दीज देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी। ये क्यों लिख रहे हैं लाइन, क्योंकि जब भी डीटीए क्रिएट करना है ना तो अपने पास क्या होना चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए, या दो केसेस में अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और लॉसेस के केस में वर्चुअल सर्टेनिटी होना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग क्या कर लेंगे फ्यूचर में हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा जिससे हम डीटीए को सेट ऑफ कर पाएंगे। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40% है, यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the amount of DTA और DTL to create this situation। कितना बनाना है, तो सिंपल है, क्या करोगे आप, इसने तो नेट करके दिखा दिया, तो आप अलग अलग करके बता देना। ठीक है, क्या दिखाओगे कि भाई डेप्रिसिएशन एक पर्टिकुलर्स बना देना, ठीक है, एक डिफरेंस टाइमिंग है कि परमानेंट है वो दिखा देना। ठीक है, उसके बाद तुम बता देना कि DTL क्रिएट करेगा कि DTA क्रिएट करेगा। टैक्स रेट का कॉलम बनाना है तो बना देना। अब DTL क्रिएट करेगा कि DTA क्रिएट करेगा। तो पर्टिकुलर्स डेप्रीशिएशन है, डिफरेंस कितना 20 लाख माइनस 8 लाख, 12 लाख का डिफरेंस है। टैक्स रेट कितना 40%, 4,80,000 का क्या क्रिएट करेगा सर, 4,80,000 का DTL क्रिएट करेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना सर? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है अपना 1,50,000 का, 1,50,000 का 40%, 60,000 रुपए। ये क्या क्रिएट करेगा? DTA क्रिएट करेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेगा। हर बार जरूरी नहीं है, डिपेंड कर रहा है कि हमने क्या देखा। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अनअमोटाइज था, मतलब अनअमोटाइज मतलब ऐसा खर्चा जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, तो आपने उसको खर्चा नहीं माना। खर्चा नहीं माना तो आपके प्रॉफिट्स बढ़े हुए होंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, बढ़े हुए होंगे तो बढ़े हुए पे करंट टैक्स दिया होगा आपने, एक्स्ट्रा टैक्स दिया होगा, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट कहलाएगा, है ना। करंट टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा बनी तो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट है। मैंने कहा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, आपने ज्यादा दिया भी, आपने ज्यादा दिया भी, तो वो टैक्स एसेट क्रिएट हो गया। ठीक है, वो आपके लिए क्या हो गया? टैक्स एसेट क्रिएट हो गया। ठीक है, डन। कितना आएगा? नेट, नेट क्या बचेगा सर? नेट DTL बचेगा। सेट ऑफ करके अगर हम दिखाएंगे तो, क्योंकि सेम टैक्सेशन अथॉरिटी के पास है, सेम अथॉरिटी के पास है, 480 माइनस 60, 420, 4,20,000 का क्या रहेगा? नेट DTL रहेगा। आप इस तरीके से दिखाओ, जरा अच्छा लगेगा बजाय इसके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखें जरा। AB लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 8 लाख, 8 लाख रुपए का है डेप्रिसिएशन दिया है अकाउंट्स बुक्स में। एज पर टैक्स रिकॉर्ड 14 लाख है। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो टाइमिंग डिफरेंस का कारण होता है। अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिम एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड 11,200 देयर इज ये तो सेम नहीं लग रहा क्या? सेम है, ये तो कर सकते हैं हम लोग। टैक्स रेट 40% है, बस अमाउंट में डिफरेंस है। मुझे तो और कुछ नजर आ नहीं रहा है। 8 लाख अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 14 लाख खर्चा बोल दिया, तो तुमने खर्चा ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया। खर्चा ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो मैंने कहा आज टैक्स कम देना पड़ेगा तो क्या हुआ? आगे देना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। और इस पर इनकम टैक्स का खर्चा आपने राइट ऑफ नहीं किया, मतलब खर्चा नहीं दिखाया, तो मतलब प्रॉफिट बढ़े हुए होंगे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा तो टैक्स ज्यादा दिया होगा, टैक्स एसेट क्रिएट होगा इस पर। तो उसमें कहा कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, 6 लाख और इसको हटा दिया, इसका नेट तुमने DTL क्रिएट कर दिया। सेम ऊपर वाला जैसा ही सॉल्यूशन तुमको करना है, इस तरीके से कर देना। सेम इसी तरीके से तुमको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ठीक है, चलो कुछ लाइन लिखना हो तो लिख देना भैया। डेफर्ड टैक्स शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर ऑल द टाइमिंग डिफरेंसेस। ठीक है, प्रॉपर यही आंसर देना, ज्यादा अच्छा लगेगा। नाउ डन। तो ये थे आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये AS22 था, बहुत छोटा सा था, कोई खतरनाक चीज नहीं थी। सिंपल, एक तो करंट टैक्स की भैया करंट ईयर की इनकम पे, इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग करंट ईयर की इनकम पे तुम क्या दोगे? करंट ईयर की टैक्स रेट अप्लाई करके करंट टैक्स कैलकुलेट कर लेना। डेफर टैक्स कब आएगा? कहा कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है, डिफरेंस का रीजन पता करना। टाइमिंग है कि परमानेंट है? परमानेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से निकाल दो, कोई एडजस्टमेंट अपने को करने का जरूरत नहीं है। डिफरेंस है तो है, देना पड़ेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा कम जो भी है इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा टैक्स तो। लेकिन अगर टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस अगर है तो टाइमिंग डिफरेंस के लिए क्रिएट होगा डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी। एसेट कब क्रिएट होता है? अगर आप टैक्स ज्यादा दे देते हो, इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम अगर आपका ज्यादा है अकाउंटिंग इनकम से, तो टैक्स आप ज्यादा दोगे तो डेफर टैक्स एसेट होगा। टैक्स एसेट क्रिएट करने के लिए वर्चुअल सर्टेनिटी और रीजनेबल सर्टेनिटी दिमाग में रखना। हाँ, लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम कम है, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, तो टैक्स आपने कम दिया, कम दिया तो हम क्या बोल रहे हैं? आज कम ले रहे हो तो क्या आगे लोगे ना, तो DTL क्रिएट होगा। अच्छा, ये जो भी DT या DTL क्रिएट करते हो, क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस मतलब जो आज अराइज हुआ है बट आगे चल के इन फ्यूचर ईयर्स में क्या होगा? वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड में रिवर्स होगा। तो जो भी DTA डिटेल आपने क्रिएट किया वो भी क्या होगा? ये सर्वथा सत्य है कि जो भी DTA डिटेल तुमने क्रिएट किया आगे चल के वो रिवर्स होगा। सिंपल, आगे चल के वो क्या होगा? रिवर्स होगा ही होगा। ठीक है, ओके। टैक्स एक्सपेंस में कैसे दिखाते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, PBT है, PBT में से टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस में क्या आएगा? करंट टैक्स आएगा। पहले तो करंट टैक्स लायबिलिटी लेस कर देंगे, DTL डेफर टैक्स लायबिलिटी हो वो भी लेस कर देना, डेफर टैक्स एसेट हो ऐड कर देना, रिवर्सल पे ऑपोजिट कर देना। जैसे DTL में तुमने लेस किया तो रिवर्सल ऑफ DTL ऐड हो जाता है। अच्छा, DTA के अंदर तुमने ऐड किया तो रिवर्सल ऑफ DTA लेस हो जाता है। ठीक है, वो ध्यान रखना। बस इतना सा मैंने कहा था, 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिवाइज हो जाएगा, और देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। तो ये हो गया है अपना AS22 कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट अकाउंटेंट जो भी नया टॉपिक रहेगा उसके साथ।
अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।